सो आई होप आपने नाउन का टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया होगा, राइट? फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, you must have also attempted the test and now we are going to discuss the questions. So today we'll be keeping a format like हम दो चीज़ें discuss करेंगे, some extra information and the UPSC trap, right? So let's begin. Okay, so the first question is about disposal of hazardous waste. Okay, right. So यहाँ पर 3 statements हैं, ठीक है? इस question को answer करने के लिए we need information about this aspect, incineration. ओके अगर हम इंसिनरेशन के बारे में समझ लेते हैं, कितने टाइप की वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है? एनी आइडिया? 3 टाइप्स, राइट? जनरली जो हमारे यूपीएससी के लिए रेलेवेंस है, इंसिनरेशन होती है, ओके? सेकेंड इज पायरोलिसिस एंड थर्ड इज गैसिफिकेशन, ठीक है? इससे ज़्यादा याद मत रखना, जितना मैं बता रही हूँ उतना काफ़ी होगा, ओके? इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस। नाउ तीनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली तीनों में बर्न हो रहा है, वेस्ट को हम जला रहे हैं, ठीक है? बट द डिफरेंस इज ऑफ ऑक्सीजन, किसी में ऑक्सीजन है, किसी में नहीं है, और किसी में लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल इंसिनरेशन, यहाँ पर हमारा पर्पस है बर्न करना, कंप्लीटली जला देना, सो वी नीड एक्सेस ऑक्सीजन, ओके? तो अगर मैं बोलूँ कि जो हजार्डस वेस्ट है उसके लिए बहुत अच्छी चॉइस होगी, बिकॉज दे आर वेरी टॉक्सिक, राइट? बायोमेडिकल वेस्ट, वी नीड टू बर्न इट, सो उन केसेस में इंसिनरेशन यूज किया जाता है, राइट? नाउ यूपीएससी ट्रैप, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या इंसिनरेशन कंप्लीटली नॉन पोल्यूटिंग होगा या कुछ पोल्यूशन हो रहा होगा? इससे हो रहा होगा, राइट? कुछ ना कुछ बर्न हो रहा है तो डेफिनेटली गैसेस विल बी रिलीज्ड, ओके? दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट, ठीक है? तो इन जनरल कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक ग्रीन नहीं है। ये तीनों जो टेक्निक्स हैं दे आर प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट्स, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर पोल्यूटेंट्स को हमने मैनेज नहीं किया तो उससे फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। बस लैंडफिल में नहीं जा रहा है, बस यही हो रहा है, बाकी एयर पोल्यूट हो रही है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट का ध्यान रखना, ओके? इसी से सेकंड स्टेटमेंट, अगर ये सेकंड स्टेटमेंट इंसिनरेशन की जगह गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस कुछ भी होगा तो भी ये सही होगी, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को जला दोगे तो लैंडफिल में वो कम जाएगा, ऑब्वियस है, ठीक है? दैट इज राइट। देन उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट भी तीनों केसेस के सिनेरियो में ऑलमोस्ट सही होगी, बिकॉज अगर आप कोई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट या वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन, जैसे एनर्जी जो इसमें बनेगी उस स्टीम को आप टर्बाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ कर सकते हो, तीनों केसेस में ऐसा है। सो अगर मैं कोई सिस्टम ऑपरेट कर रही हूँ, सो स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? गारंटीड स्ट्रीम, ऑब्वियसली, राइट? तो ये तीनों ये जो स्टेटमेंट है तीनों केसेस में सही होगा, सो इट्स अ जनरलाइज स्टेटमेंट, राइट? यही दोनों ट्रैप्स हो सकते हैं। एंड देन हियर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिपोर्टेड ऑल हजार्डस वेस्ट फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्रीमाइसेस। अगर लॉजिकली इसको टिक करना होगा तो क्या टिक करोगे? राइट और रॉन्ग? राइट? डू यू रियली थिंक कि यूनियन कार्बाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दे वुड हैव डन दिस? दे वुड नॉट, दे हैव नॉट डन दिस, ठीक है? एनजीटी ने ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया है, ओके? नाउ अब एक 3 पॉइंट्स लिख लो अपने नोट्स में। इंसिनरेशन में एक्सेस ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है? बायोमेडिकल एंड हजार्डस वेस्ट के लिए इट्स अ गुड चॉइस, ओके? और इसमें जो आउटपुट निकल रहा है दैट इज मेनली गैस, ठीक है? और स्टीम, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं, ओके? और ऐश, क्योंकि कोई भी चीज़ बर्न करोगे तो ऐश तो प्रोड्यूस होगी, ठीक है? तो वो ऑब्वियसली याद रखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड था पायरोलिसिस, ठीक है? इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, दिस इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और पायरोलिसिस जनरली प्लास्टिक वेस्ट के लिए होता है, पी फॉर पायरोलिसिस, पी फॉर प्लास्टिक वेस्ट, ओके? प्लास्टिक वेस्ट क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करना ऑब्जेक्टिव होता है, ओके? एंड इससे एक डिफरेंस बस ऐसा है, इसमें आपका जो आउटपुट है उसमें लिक्विड फ्यूल्स भी प्रोड्यूस होंगे, दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? ठीक है? थर्ड था गैसिफिकेशन, गैस ऑक्सीजन है उसमें बट लिमिटेड क्वांटिटीज में, ओके? इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, ओके? इससे एक और चीज़ प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी है, दैट इज, हाँ, कोल गैस, दैट इज डिफरेंट, वो हम आएंगे। इसमें आई थिंक यू मस्ट हैव हैड सिन गैस, किसी ने सुना है? CO+H2, ये पूछा था एक बार यूपीएससी ने, ओके? सो सिन गैस जो होता है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बेसिकली गैसिफिकेशन, ठीक है? एंड पायरोलिसिस। इंसिनरेशन में क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हमने पूरा चला दिया था, कंप्लीट बर्निंग इज द ऑब्जेक्टिव, ओके? अब इसका फॉर्मूला याद रख लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ कि इसमें से मैं हाइड्रोजन फ्यूल निकाल सकती हूँ, दैट वुड बी राइट, ओके? क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस है ये चीज़, बस इतना काफ़ी है इस टॉपिक के लिए, राइट? सो ये वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हो गई। सो इसका आंसर क्या होगा? राइट, दिस इज राइट एंड दिस इज राइट, ओके? ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द एनर्जी। अब इसमें हम सारी एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है? जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी
बहुत ऑब्वियस है, सबको पता होगा यहाँ पर, राइट। अर्थ का इंटीरियर हीट है, उसका बेस जो होता है दैट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। नाउ हमें क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट, इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है, अवेलेबल ऑल ईयर। इंटरमिटेंट और ऑल ईयर राउंड अवेलेबिलिटी ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। रिन्यूएबल्स लाइक सोलर हो गया, विंड हो गया, दे आर अवेलेबल ओनली लाइक सम टाइम्स ऑफ द ईयर, बट दिस कैन बी द बेस लोड। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस लोड अभी कोल है ना, कोल इसलिए रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव बेस फ्यूल नहीं है जो स्टेबिलिटी दे सके। दिस कैन बी वन थिंग, ऑल्दो अभी ऐसा कुछ कॉमर्शियल नहीं है, बट ये है इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट, दिस कैन बी द बेस लोड, राइट। ये हमें याद रखना है। तो कभी सोलर और विंड में अगर लिखा हो बेस लोड तो वो गलत होगा, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। दिस इज राइट। देन आइसलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इसका मैं आंसर बता देती हूँ, इट इज़ अमेरिका। ओके, द आंसर इज अमेरिका फॉर दिस, बट ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। थर्ड इज वेरी लो एमिशंस इन्वॉल्व विथ यूजिंग नाउ, यहाँ पर एक ट्रैप है। ओके, अब द क्वेश्चन फॉर यू इज दैट क्या रिन्यूएबल का मतलब कंप्लीटली ग्रीन होता है, जीरो कार्बन, राइट, मिनिमम, राइट, ये याद रखना है। रिन्यूएबल इज नॉट इक्वल्स टू जीरो कार्बन, सो अगेन जियोथर्मल एनर्जी भी जीरो कार्बन नहीं है। ओके, इट इज़ रिन्यूएबल बट जीरो कार्बन नहीं है क्योंकि ये स्प्रिंग्स में से जब प्रोडक्शन होता है तो फॉर एग्जाम्पल H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस आर रिलीज्ड, ओके, फ्रॉम दैट स्प्रिंग्स। मिथेन इज ऑल्सो रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, मिथेन ग्रीन हाउस गैस, ओके। और दूसरा यहाँ पर क्या हुआ, फिर हमने देख लिया जीरो कार्बन ये नहीं है, राइट। नाउ दो और चीज़, दूसरा ट्रैप ये हो सकता है, नाउ दैट्स अ क्वेश्चन अगेन फॉर यू, क्या सारे जियोथर्मल स्प्रिंग्स, राइट, ऑल जियोथर्मल स्प्रिंग्स कैन बी यूज्ड फॉर जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन? ओके, क्यों? वाइबिलिटी, ओके, तो वाइबिलिटी का बेसिस क्या है? टेम्परेचर, राइट, यस, हाई, दैट इज द पॉइंट। हाई टेम्परेचर, एक रेंज होती है, ठीक है, द टेम्परेचर इज मोर देन 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, ये कंडीशन होती है। आपको 180 नहीं याद रखना है, आपको बस याद रखना है कि सारे जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है, कॉमर्शियल वाइबिलिटी। नेक्स्ट इज यू नीड टू रिमेंबर कि इंडिया में ये कहाँ कहाँ पर है। एक मैप बना लो इंडिया का, ठीक है, एंड उसमें लोकेशंस पॉइंट आउट कर लो जस्ट फॉर एन आइडिया, लाइक फॉर एग्जांपल मणिकरण कहाँ पर है ये? पूगा वैली, लद्दाख, ओके, ठीक है, ताता पानी, राइट, ओके, एंड देन द अदर लोकेशन इज तपोवन, उत्तराखंड, ठीक है, मानुगुरु इज इन तेलंगाना, दिस वाज इन न्यूज़, ठीक है, बाड़मेर इज इन राजस्थान, ओके, एंड तवा एंड कैम्बे बेसिन, एक ही याद रख सकते हो, ठीक है, कैम्बे, ठीक है, राइट, हो गया, ओके। वन इज द पूगा वैली, लद्दाख रीजन में, ठीक है, देन इज मणिकरण, देन तपोवन ऑफ उत्तराखंड, ओके, यहाँ पर है ताता पानी, छत्तीसगढ़, कैम्बे बेसिन इन द गुजरात रीजन, ओके, हेयर एंड इन बाड़मेर इन राजस्थान, एंड हेयर मानुगुरु इन तेलंगाना, ठीक है, ओके। थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस वक्त इंडिया में क्या कोई कमर्शियल पावर प्लांट है या कोई कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है जियोथर्मल का? नहीं हो रहा है, बट ठीक है मतलब ये याद रख लो, कमर्शियल लेवल पे अभी कोई ऐसा पावर प्लांट नहीं प्रोडक्शन कर रहा है, ओके। पायलट साइट्स हैं, ये कीवर्ड याद रखना, कमर्शियल और पायलट अलग होता है, ठीक है। ट्रैप, सिर्फ ट्रैप्स लिखो अपने नोट्स में, ऑब्वियस चीज़ आप कर लोगे टिक, ठीक है, ओके, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? दो स्टेटमेंट सही है, ओनली टू बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ग्रे वाटर। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर इन जनरल, ठीक है। ओके, सो पोल्यूटेड वाटर जनरली यूपीएससी के सेंस में हमें दो याद रखना है। द फर्स्ट वन इज ग्रे वाटर, सेकेंड क्या है? ब्लैक वाटर, ओके। क्या डिफरेंस होता है? आई थिंक यू नो इट। यस, एंड एक्सेप्ट टॉयलेटरीज दैट इज ग्रे वाटर, चाहे वो किचन सिंक से आ रहा हो, बाथरूम से आ रहा हो, बेदिंग, बाथटब एंड ऑल दैट, ठीक है। वही क्वेश्चन का आंसर भी है, लास्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, फ्रॉम द पोर्टेबल टॉयलेट, ओके। इसमें बस हमें इतना याद रखना है, दैट्स इट। नॉन टॉयलेट एंड टॉयलेट, बस रिमेंबर दिस, ठीक है। एक किचन सिंक्स को लेके थोड़ा सा डाउटेबल है कि बिकॉज उसमें डिटर्जेंट्स भी मिक्स होते हैं, सो डिपेंड करता है कि कितना रिसाइकलिंग, सॉरी कितना फिल्टरिंग हो रहा है उस चीज़ के ऊपर, बट जनरली याद रखना ब्लैक एंड ग्रे क्या है, दैट्स इट, ठीक है। Okay, next question is about green hydrogen. Now, green hydrogen. First question to you is hydrogen. I'm not saying green hydrogen, okay? I'm saying hydrogen fuel. Is it a green fuel? सारी केसेस में नहीं है।
वेरी गुड। कौन से केसेस जैसे? जैसे कोल से प्रोड्यूस करें या फिर किसी और रिसोर्स से प्रोड्यूस करें जो कि रिन्यूएबल नहीं है, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है। राइट, ठीक है। ओके, सो दिस वाज द आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ग्रीन देखोगे तभी वो ग्रीन है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक चिराग, राइट, या एज चिराग सेड कि सारे सोर्सेज हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, उसका जो सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी है या कोल बर्न करके आ रहा है। ओके, दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, दैट इज फर्स्ट थिंग, राइट। तो यू हैव टू रिमेंबर ग्रे फॉर द फॉसिल फ्यूल, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, एंड ब्लू में फॉसिल फ्यूल भी होता है बट कार्बन कैप्चर कर रहे होते हैं, एंड ग्रीन इज रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। ओके, अब इसमें एक मेन पॉइंट है जीरो कार्बन एमिशंस। ये सही है कि गलत है? सही है, राइट। क्या होता है इसका आउटपुट? वाटर वेपर। ठीक है, तो ये याद रखना, ये कंप्लीटली जीरो कार्बन एमिशन है यहाँ पर। ओके, एंड इट्स अ क्लीन सस्टेनेबल, ये तो आपको पता ही होगा। इलेक्ट्रोलिसिस रिन्यूएबल एनर्जी क्योंकि ग्रीन है। ठीक है, ग्रीन ब्लू ग्रे, बस इतना याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड देन उसके बाद हमें कुछ इसके फीचर्स ध्यान में रखने होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यस, what about this statement that green hydrogen allows vehicles to travel longer distances with less refueling? Now इसका एक दूसरे टाइप का स्टेटमेंट हो सकता है in UPSC. What they can give you is that green hydrogen can be a viable alternative fuel in which of the following scenarios. Then they'll give you a lot of statements, like statements या तो options दे देंगे. For example, commercial fleet हो सकता है, ओके, ट्रक्स एंड ऑल दैट, लॉजिस्टिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, एविएशन, डिफेंस। ओके, तो कौन से केसेस पे वो करेक्ट होगा, उसका जो जजमेंट करोगे आप, दैट इज दिस स्टेटमेंट, इट अलाउज व्हीकल्स टू एक्चुअली ट्रैवल विद लॉन्ग डिस्टेंसेस। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इज एनर्जी डेंसिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 यूनिट ऑफ, ये इतना काम का नहीं है मैं बता रही हूँ, 1 यूनिट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जो होगा उसमें 3 टाइम्स एनर्जी होती है देन पेट्रोल। ओके, दैट इज वाई वो ज़्यादा एनर्जी कैरी करता है, तो बिकॉज ऑफ दैट लॉन्गर रिफ्यूलिंग पीरियड लंबा हो सकता है। जनरल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए। ग्रीन ब्लू ग्रे सिर्फ उसके लिए है कि किससे इलेक्ट्रोलिसिस का सोर्स आ रहा है। वो सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि सारे जो सोर्सेज है, राइट, एनर्जी की, दिस हाइड्रोजन, दैट इज नॉट ग्रीन, बस सोर्स के लिए था, बाकी सारे सेम रहेंगे। इवन द थर्ड स्टेटमेंट वुड बी राइट फॉर ग्रीन ब्लू ग्रे, कुछ भी हो गया, राइट। जैसे यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी हुई है, दिस वन, द फोर्थ स्टेटमेंट इज लेस वोलेटाइल हेंस सेफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये सही है गलत है? गलत है, राइट। बट मैम ये सेम रीजन भी तो हो सकता है जिसकी वजह से हमें गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलानी चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन से, सेफ्टी की बात आ जाएगी फिर इसमें मेनली, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे एविएशन हो। सेफ्टी, सी इट्स अबाउट सेफ्टी देन। ठीक है, ये वन ऑफ द रीज़न है ना इतना पॉपुलर क्यों नहीं है चीज़ें, क्योंकि सेफ्टी एंड कॉस्ट, कॉस्ट इज़ द मेन फैक्टर यहाँ पर सेफ्टी इंश्योर करने में। इट्स एक्चुअली वेरी वोलेटाइल बिकॉज लाइटेस्ट है। ठीक है, जैसे ही रिलीज होता है, लाइटेस्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो व्हेन दे रिलीज्ड दे कैन गेट वेरी वोलेटाइल, और इसका जो बर्निंग रेंज है वो भी बहुत कम है, सॉरी दैट इज ऑल्सो वेरी वाइड, सो ईजिली इट कैन बर्न। सेफ्टी मेन कंसर्न है। बट क्वेश्चन देखो, मैंने ये बोला अगर वेर इट कैन रिप्लेस, दो चीज़ें होती है ना। अगर मैं ये बोलूँ आपको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों इतनी पॉपुलर नहीं है, अभी भी पेट्रोल फ्यूल कार्स ज़्यादा ही है मार्केट में, एंड द चार्जिंग पीरियड अगर जैसे पता होगा वो कितना लंबा टाइम, अब 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको पेट्रोल फिल कराने में, और आप 1 घंटे तक आप इलेक्ट्रिक चार्ज करते रहोगे, राइट। तो वाइबिलिटी की बात हो रही है। सेफ्टी तो दोनों में, पेट्रोल में भी सेफ्टी का इशू होता है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। वाइबिलिटी की अगर मैं बात करूँ कि रिप्लेस कर सकता है या नहीं, ठीक है, उसके लिए फ्यूचर में, हाँ, वो वाइबिलिटी एक साइंस और टेक के एंड से डोमेन से क्वेश्चन हो सकता है। एंड दी अनदर थिंग इज अबाउट, यस, एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, आपने सुना होगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ओके, क्या है उसके टारगेट्स, क्या है टारगेट पता होना चाहिए आपको। 5 मिलियन मेट्रिक टन्स एवरी ईयर, लिख लो 5 मिलियन मेट्रिक टन्स एवरी ईयर बाय 2030। ओके, और अगर लेट्स से इस मिशन के बारे में क्वेश्चन आता है तो जनरली आप लॉजिकली जैसे सोचेंगे, अगर आपको किसी हाइड्रोजन या फ्यूल को पॉपुलर करना है तो आप डिमांड भी क्रिएट करोगे, सप्लाई भी क्रिएट करोगे, हब्स भी बनाओगे, कॉरिडोर्स भी बनाओगे और जॉब्स क्रिएट करोगे। तो वही इसके 5 पॉइंट हैं इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के। ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चन अगर आता है तो टिक कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस, दे कैन आस्क यू द एस्पेक्ट ऑफ, जैसे हमने देखा कहाँ वाइबल है, राइट। हाइड्रोजन क्यों गवर्नमेंट एम्फेसाइज कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ठीक है, बट वाई हाइड्रोजन। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, लाइक आपने सुना होगा एक हार्ड टू अबेट सेक्टर सुना होगा, कोल को रिप्लेस करने की जब बात आती है, तो देयर आर सर्टेन सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल स्टील, फर्टिलाइजर्स, ओके, जहाँ पर कोल का रिप्लेसेबल कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इस वक्त, बट हाइड्रोजन कैन बी वन। ओके, दैट इज द रीजन कि हाइड्रोजन इज बीइंग प्रमोटेड। ओके, रिन्यूएबल सोलर विंड के साथ साथ ये मेन एम्फेसिस है हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स इंपॉर्टेंट नहीं है,
ओके, द मोर इंपॉर्टेंट इज ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर हमें फॉर एग्जाम्पल स्टील, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, ये सारे सेक्शंस में कोर सेक्टर्स, ठीक है, इस पे हमें मेन फोकस करना है. दैट इज द फोकस ऑफ द हाइड्रोजन मिशन. ठीक है, राइट, ओके, ठीक है, क्लियर है. ओके, राइट, लेट्स कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वील गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन. ठीक है, ओके, आई थिंक इससे रिलेटेड चीज़ आप लोगों ने एक पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, राइट. ठीक है, अब एक थोड़ा सा रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी. इसमें मैं 5-6 पॉइंट्स बताऊंगी, ट्रैप वो लिख लेना. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी, ओके, इसका क्या मतलब होता है? या प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी इज एक्सटेंडेड नॉट जस्ट टू प्रोडक्शन बट ऑल्सो टू दी रिसाइकलिंग या डिस्पोजल एस्पेक्ट. ओके, नाउ यूपीएससी उडास के प्रोड्यूसर कौन है? Okay, मतलब who all are liable under the EPR provisions? Okay, this can be a potential question. Now options: producers A, second importers, third brand owners, fourth is recyclers. कौन कौन होगा इसमें? प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे? वो प्रोड्यूसर होंगे ना. नहीं, प्रोड्यूसर्स तो है ही. मतलब मैं 4 ऑप्शंस दे रही हूँ, फिर बोल रही हूँ ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4. अब कौन कौन होगा? मतलब मेरे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं कि प्रोड्यूसर की डेफिनेशन में कौन कौन है ये है क्वेश्चन. क्योंकि they would give you one statement that only producers are liable under EPR provisions, okay, not brand owners or importers. तो ये गलत है. ठीक है, मेन फोकस किस चीज़ पे है? मैनेजमेंट पे, राइट. सो इट कैन बी प्रोड्यूसर भी हो सकता है या इम्पोर्टर भी हो सकता है. ओके, ज़रूरी नहीं कि प्रोड्यूस करके ही सेल कर रहा हो, इम्पोर्ट करके सेल हो रहा है, ब्रांड ओनर्स एंड द रिसाइकलिंग यूनिट्स. तो ये चारों हैं उस प्रोड्यूसर की. जो लेटेस्ट रूल्स हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं, उसके हिसाब से ये है. रिसाइकलिंग यूनिट्स प्रोड्यूसर कैसे होगा? रिसाइकलिंग यूनिट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर दैट. इसमें कोई लॉजिक नहीं है बट आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज दे हैव इंक्लूडेड इट. अभी जो उन्होंने लेटेस्ट दिस लास्ट लाइन इज देयर ना, इसमें नहीं दिया हुआ है क्या? आई थिंक ओके, दे हैव क्रिएटेड अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल फॉर दिस. ओके, उस सेंट्रलाइज्ड पोर्टल में आई हैव चेक्ड इट ऑन देयर वेबसाइट. उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए रिसाइकलर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड. दैट इज वाई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज ये हम नहीं टिक करेंगे. ठीक है, इसका मैं FAQ एक डॉक है, मैं शेयर कर दूंगी, तो आप चेक कर लेना. ओके, एंड राइट, सेकेंड स्टेटमेंट इज अबाउट कि पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये याद कर लेंगे सिंपली हम. 2011 है वो, 2016 नहीं है. ओके, नाउ अब इसमें 2 क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, इनफैक्ट 3, राइट. यस, पहली चीज़, EPR प्रोविजंस वॉलेंटरी है या बाइंडिंग है? यस, वेरी गुड, इट इज़ बाइंडिंग. प्लीज़ रिमेंबर दिस, लिख लो, ये नहीं याद रहेगा, ये बाइंडिंग है. सेकेंड, ठीक है, इसके लीगल प्रोविजंस यू कैन से दैट किस एक्ट्स के अंदर कवर्ड है? नहीं नहीं, कौन से वेस्ट एक्ट्स में कवर्ड है? वेस्ट रेगुलेशंस में, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं कि उस तरीके से. सो इट इज़ प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट एंड बैटरी. ठीक है, इन तीनों में मेंशन है ये. ओके, हाँ, ई वेस्ट एंड बैटरी रूल्स अलग है, बैटरी डिस्पोजेबल रूल्स अलग. हाँ, तीनों अलग अलग रूल्स हैं और तीनों में EPR प्रोविजन अप्लाई होते हैं. ठीक है, अब एक लास्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ये है कि यस, द एस्पेक्ट ऑफ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, आई मीन ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, एक स्टेटमेंट हो सकता है. आई मीन ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आर लाइबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ EPR. नहीं, और नहीं होगा. 5 माइक्रोन से शायद कम ही है. ठीक है, ठीक है, लॉजिक आई डोंट नो अबाउट इट बट आंसर सही है. सारे प्लास्टिक वेस्ट नहीं होते, दैट इज़ गुड. ठीक है, उसी तरीके का कुछ है बट टेक्निकल है. जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने कुछ कैटेगराइजेशन किया हुआ है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में. ठीक है, कि सिंगल लेयर्ड, मल्टी लेयर, जैसे आप बोल रहे हो, माइक्रॉन्स, कुछ रिजिड प्लास्टिक्स. तो बेसिकली हमें याद रखना है कि नॉट ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ऑल गलत हो जाएगा. ठीक है, राइट. और दूसरा, जैसे यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ना, दिस 2016 दिस वी हैव सीन. ठीक है, राइट. तो बस ऑल प्रोडक्ट्स पे ध्यान रखना. एक और लास्ट चीज़, इसको कौन देखता है? आई मीन हु सीज द कंप्लायंस ऑफ EPR प्रोविजंस? व्हाट इज द बॉडी? थोड़ा और सोचो, NGT क्या करती है? CPCB और NGT में क्या बेटर चॉइस है? CPCB इज द आंसर. ठीक है, NGT बाद में आएगा जब CPCB कुछ नहीं कर रहा होगा. ठीक है, वो लास्ट रिजॉर्ट है इंडिया में एनवायरमेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस में. ठीक है, तो जब टिक करोगे तो जनरली ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज़ हैं वो कंप्लाइंस करवाती हैं, यू नो. ठीक है, वो ध्यान रखना है. ओके, देन यस, या 7th क्वेश्चन. इसमें हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए. द टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. अब जितना मैं बता रही हूँ उतना काफ़ी है. ठीक है, और इसको जाके PMFI से डिटेल में मत रीड करना. ठीक है, राइट. अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं. पोल्यूटेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, अब ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जा सकता है. द फर्स्ट टाइप कुड भी कि आपको यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दे देंगे जैसे यहाँ पर किया गया है, एंड आपको देखना है कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी है. सेकेंड, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टेटमेंट,
प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है, एयर पोल्यूटेंट हो गया जैसे फॉर एग्जांपल, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं आर दे डायरेक्टली एमिटेड? Yes, primary are directly emitted, and the next is secondary, वो directly नहीं होते, they come out of some reactions. First point, ठीक है, direct indirect इतना याद रख लो. उसके बाद जो primary air pollutant है, second statement could be it is easier to manage or you can say control secondary air pollutants. This statement is right or wrong? क्यों? पिन पॉइंट कर सकते हैं. यस, वेरी गुड. ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो हमें ध्यान रखनी है. ओके, देन थर्ड इज अबाउट, अब हमें पता होना चाहिए कि कौन से पोल्यूटेंट्स प्राइमरी हैं और कौन से सेकेंडरी हैं. एक थर्ड ट्रैप प्राइमरी, क्योंकि आप पिन पॉइंट कर सकते हो ना कहाँ पर सोर्स है उसका. थर्ड ट्रैप कुड बी समथिंग लाइक दिस. नाउ PM 2.5 एंड PM 10 दे आर बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. ये सही है कि गलत है? तुक्का मारो या पता है? पता है. वेरी गुड. ठीक है, सो मतलब मेरा कहने का ये था कि कुछ पोल्यूटेंट्स दोनों कैटेगरी में आते हैं. ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक प्राइमरी होगा तो वो सेकेंडरी नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ इन्होंने एमोनिया को आई थिंक नहीं इंक्लूड किया है, बट एमोनिया प्राइमरी पोल्यूटेंट भी होता है. आई थिंक ऑप्शन आंसर की भी नहीं इंक्लूड किया है उन्होंने, डी. ठीक है, बट मेरे हिसाब से इसमें एमोनिया होना चाहिए, क्योंकि एमोनिया फॉर एग्जाम्पल यू कैन से एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स वहाँ से डायरेक्टली रिलीज होता है. सो सल्फर डाइऑक्साइड, अब कुछ पोल्यूटेंट्स के आप नाम लिख लो. ठीक है, जस्ट टू रिमेंबर दिस. प्राइमरी में सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड NO2, राइट, PM 2.5, PM 10, एमोनिया, लेड. ठीक है, इतना याद रख लो बिकॉज ये एयर क्वालिटी रेगुलेशंस पे भी इसमें से बहुत सारे पोल्यूटेंट्स कवर होते हैं. ठीक है, एंड दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी. सेकेंडरी में हमें याद रखना है दिस इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन आएगा इसमें. ओके, स्मोक का जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है. ठीक है, एंड एमोनिया इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस. ओके, एमोनिया दोनों में है. ठीक है, एमोनिया SOX और NOx के रिएक्शन से भी प्रोड्यूस होगा. फॉर एग्जांपल अब अगर मैं बोलूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, सेकेंडरी पोल्यूटेंट रिएक्शंस विद वाटर. ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, ओके, तो इसका आंसर यहाँ पर ओजोन हटा देंगे. एमोनिया उन्होंने हटा दिया है, बट 1 2 3 भी हो सकता है, बट इन्होंने 1 2 दिया हुआ है. ठीक है, तो आपने लॉजिक समझ लिया हमें क्या याद रखना है. Let's come to the fifth question now, photochemical smoke. Now there's another question on smoke. I think it is about 9th. तो हम 5th और 9th एक साथ देखेंगे, टाइम बचाते हैं. Photochemical smoke. Now basically first is about the aspect of smoke. क्या होता है smoke? I wanted to hear this only. ठीक है, smoke plus fog, right? ठीक है, तो photochemical smoke सुना है? ओके, कैसे कंडीशंस में होता है वो? वहाँ फॉग भी होता है, सनलाइट भी होती है, ब्राइट और फॉग. ओके, सो फर्स्ट ट्रैप. ठीक है, स्मॉग होने के लिए फॉग होना ज़रूरी नहीं है. ओके, इट इज़ जस्ट हम ऐसा पढ़ते हैं. इट्स जस्ट लाइक आप बोल सकते हो केमिकली इट इज़ नॉट राइट. सो इफ अ सेंटेंस कम्स, ठीक है, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू यू, बट दैट वॉज द मेन थिंग जिससे मैं स्टार्ट करना चाहिए. थैंक यू फॉर दैट. सो स्मोक में फॉग ज़रूरी, सॉरी, स्मॉग में फॉग ज़रूरी नहीं है. द बेस्ट एग्जाम्पल इज फोटोकेमिकल स्मॉग. ओके, जो सनलाइट समर में होता है, आपने कभी देखा है सनलाइट भी है, ब्राइट और फॉग है वहाँ पर? नहीं होगा. नहीं, दोनों चीज़ें एक साथ कैसे होंगी? वाटर वेपर इवेपोरेट हो जाएगा. हेजी इज बिकॉज ऑफ दैट स्मॉग, बिकॉज वो पोल्यूटेंट का कवर है. वही चीज़ हमें फॉग की वजह से दिखती है. दैट इज द रीज़न कि उसको फॉग से एसोसिएट करते हैं, बट केमिकली फॉग ज़रूरी नहीं है. ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग, राइट. अब इस पर दो टाइप के स्मॉग होते हैं. फर्स्ट इज फोटोकेमिकल, दूसरा इज क्लासिकल और यू कैन से सल्फरस स्मॉग. ओके, अब हमें क्या याद रखना है बेसिकली कि दोनों टाइप के स्मॉग में कौन सा मेन फैक्टर, कौन सा मेन एक्टर है बेसिकली. फॉर एग्जांपल इन द फोटोकेमिकल स्मॉग इट इज द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, NOx. ओके, एंड इन दिस क्लासिकल वन दिस इज SO2. अब इतनी इन्फॉर्मेशन लेट्स से आपको एग्जाम हॉल में पता है. ठीक है, इसके बेसिस पे हम कुछ स्टेटमेंट्स डिराइव करते हैं. अब मुझे ये बताइए कि अगर SOX के कारण, सॉरी, SO2 के कारण सल्फरस स्मॉग हो रहा है, सो ये कौन से एरियाज में ज़्यादा होगा? इंडस्ट्रियल एरियाज या अर्बन एरियाज, व्हीकलर ट्रैफिक एरियाज? If I have to choose one, industrial, right? Yes. So that is the main point. अगर स्टेटमेंट होता mainly लिखा होगा, only नहीं लिखा होगा, mainly associated with industrial areas. ठीक है, एंड जो आपने सेकेंड बोला द व्हीकलर ट्रैफिक एंड ऑल दैट इज अ फोटोकेमिकल स्मॉग. ठीक है, बिकॉज उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज NOx.
ठीक है, जो NOx है वो व्हीकुलर कंबशन से रिलीज होता है, इंटरनल कंबशन इंजन्स. सो वहाँ पर सनलाइट है एंड दे वुड रिएक्ट एंड दे वुड क्रिएट व्हाट, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन. ओके, सो यहाँ पर ये मेन इंग्रेडिएंट है, राइट. तो ये अर्बन एरियाज में बहुत ही कॉमन होगा. ओके, ठीक है, यस. एंड दूसरा आपको एक और इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, एज द नेम सजेस्ट, फोटो सनलाइट वाली कंडीशंस में समर में ज़्यादा कॉमन होगा. एंड दिस सल्फ्यूरस स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग, दिस इज मोर कॉमन इन विंटर्स, कोल्ड कंडीशंस, ह्यूमिड कंडीशंस. ठीक है, इतना काफ़ी होगा, राइट. ठीक है, इसके बेसिस पे आई थिंक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. क्या होगा आंसर? ओनली 2. ठीक है, 1 and 3, राइट. अच्छा, 4th भी है ना, ओके, ठीक है. अच्छा, इस क्वेश्चन में भी आ जाते हैं 9th में. इसमें क्या गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली. सेकंड स्टेटमेंट में क्या गलत है? यस, राइट, राइटली पॉइंटेड आउट. व्हाट्स योर नेम? ओके, सो फॉग लिखा हुआ है वहाँ पर. ओके, ज़रूरी नहीं है कि फॉग में स्मोक होगा. ठीक है, ये बहुत ही ना डाउटफुल चीज़ है, स्मोक और फॉग. फॉग ज़रूरी नहीं है और फॉग में ज़रूरी नहीं है स्मोक होगा. ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. मैम सेकंड सेंटेंस में पर ये नहीं कर रहा ना कि बहुत ज़रूरी है कि ये सारा चीज़ें होनी चाहिए. बट इन जनरल अगर आप देखोगे, फॉग कंटेन्स सूट पार्टिकल्स. इफ यू वांट टू डिस्क्राइब समथिंग, वुड यू से समथिंग लाइक दैट जिसमें वो चीज़ है ही नहीं? फॉग कंटेन्स, आई एम डिस्क्राइबिंग फॉग, कि फॉग क्या है. फॉग क्या है? फॉग इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्डेंसेशन. फॉग पोल्यूटेंट के बारे में है ही नहीं. फॉग कॉन्डेंसेशन का फॉर्म है. फॉग का डिस्क्रिप्शन ही कॉन्डेंसेशन का फॉर्म है. उसका डिस्क्रिप्शन ये है ही नहीं कि इट कंटेन सूट पार्टिकल्स लाइक स्मोक, सल्फर, जो भी है पोल्यूटेंट्स. ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है वो. अगर वहाँ पर स्मोक लिखा होता तो वो सही हो जाता, स्मोक कंटेंट. राइट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट लेट्स कम टू ग्रीन हाउस गैसेस वाले क्वेश्चन. इसमें 2 हैं, ठीक है, उसको हम एक साथ करेंगे, राइट. लेट्स कम टू दिस थर्मल पोल्यूशन. ठीक है, आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर नाउ. 8th के साथ हम एक कंबाइन करके करेंगे. दिस इज डन. यस, थर्मल पोल्यूशन. ठीक है, थर्मल पोल्यूशन का क्या मतलब होता है? राइट, ऑब्वियस लग रहा है नाम से. इसमें कुछ ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कुछ बेसिक लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर इंक्रीजेज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर. ठीक है, अब लेट्स से एक दूसरी चीज़ सिखा रही हूँ मैं. अगर आपको यहाँ नहीं पता है कुछ भी ना, तो सिर्फ स्टेटमेंट्स को रीड करो. अभी ये क्या बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा वाटर का, तो उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन DO वुड ऑल्सो इंक्रीज. और सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट डिक्रीजेज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स. ठीक है, राइट. मतलब अगर कोई चीज़ टेम्परेचर की वजह से मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, दोनों एक साथ हमें सही लगेंगे. इसका आंसर आई थिंक बी है ना. ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या है, अगर टेम्परेचर के कारण मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या कॉम्पोजिशन, क्या यूज़ होता है? विच गैस? ऑक्सीजन. तो अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा. ठीक है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये दोनों स्टेटमेंट्स या तो एक साथ सही होंगे, अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं बताए तो, या तो एक साथ गलत होंगे. ओके, तो एसोसिएशन लॉजिक आप यूज़ कर सकते हो, बहुत बार ऐसा कर सकते हैं, राइट. ठीक है, तो हमें इसमें से कोई एक चीज़ पता होनी चाहिए थी. वी कुड हैव एलिमिनेटेड द अदर ऑप्शन एज वेल. मैम इसको इससे भी देख सकते हैं, अगर पानी का टेम्परेचर गर्म हो तो वो इवेपोरेट होगा. हम्म. जरूरी थोड़ी डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब कंडेंसेशन हो, मतलब वो हो रहा है इवेपोरेशन. बट इवेपोरेशन में आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन भी इवेपोरेट हो रहा है? तो टोटल सारी चीज़ें तो घट ही रही हैं उसमें. वॉल्यूम कम हो रहा है पानी का, बट ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसके यूनिट्स मॉलिक्यूल्स में. कुछ ही नहीं आ रहा. अच्छा, कुछ नहीं आ रहा तब कर रहे हो, हाँ, तो फिर ठीक है. कुछ नहीं आ रहा है तब के लिए ठीक है. मेटाबॉलिक रेट ऐसे कम हो जाएगा जैसे मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है तो भूख नहीं लगती. ये लॉजिक तो सही नहीं होगा, बट तो अब इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगा या फिर बढ़ेगा? कम हो जाएगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो फिर सेकंड स्टेटमेंट अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो फिर मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी डिक्रीज होना चाहिए. नहीं, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है एक्चुअली. इंक्रीज हो जाएगा मेटाबॉलिक रेट, कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन तो कम हो रही है ना. नहीं, मेटाबॉलिज्म के कारण ऑक्सीजन कम हो रही है. आप ये सोचो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कम या ज़्यादा कैसे होगी? कोई चीज़ कंजम्पशन होगी या ऐड होगी, उसके बेसिस पे होगा ना. तो वहाँ पे थर्मल पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना. थर्मल पोल्यूशन का मतलब यहाँ पर ये है कि बस पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ, तो उससे ऑक्सीजन उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. यस
डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। आप खुद सोचो, ह्यूमिड हॉट एनवायरनमेंट में डिकम्पोजिशन फास्ट होता है या कोल्ड एनवायरनमेंट में? वही चीज़ है, वही लॉजिक है। और मेटाबॉलिज्म या डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन यूज़ होता है, तो कोई चीज़ अगर यूज़ हो रही है तो वो कम होती जाएगी डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये लॉजिक है। हाँ, डिमांड बढ़ जाएगी और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। वेरी गुड। राइट, अब थर्ड स्टेटमेंट ऑब्वियसली आई थिंक सबको पता होगा, ये सडन राइज के कारण क्या होगा, बताओ। मर जाएंगे, अच्छा ठीक है, ओके राइट, तो थर्ड इज राइट, ठीक है ओके। अब इसमें ना 4-5 क्वेश्चन लाइन से जो है दे आर अबाउट एनवायरमेंटल गवर्नेंस, तो उनको एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़े इसमें अगर गेस वर्क भी करने होंगे तो हम आगे जाके कर सकते हैं। So Environmental Pollution Control Prevention and Control Authority EPCA. Okay. Now it was constituted under Section 3 of the Environment Protection Act in compliance with an ordinance passed by the President of India. सही है कि गलत है ये? एक पार्ट बता दो, दूसरा वाला छोड़ो अगर हमें ऑर्डिनेंस का नहीं पता है तो। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है या नहीं, अगर सिर्फ गेस वर्क करना है अब चिराग है, बट है। सेक्शन 3 नहीं लिखा। सेक्शन 3 और दूसरा वाला पार्ट ये ये बिल्कुल भी मैम ऑर्डिनेंस लिखा है ना, तो ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस तो प्रेसिडेंट ही पास करता है, बट ठीक है ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के कारण ये बॉडी बनी थी। अच्छा है। ओके, ये बोल रही थी, इसलिए मैं बोल रही थी कि इसमें दो पार्ट है, पहला आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरा दिस। अब दूसरा एक लॉजिक आप जनरली देख लो, इसका कोई लॉजिक नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, सिर्फ गेस वर्क का एक तरीका है। इफ़ यू सी द PYQs जनरली दे डोंट गो इनटू सेक्शंस, नहीं जाते वो इतने डिटेल में, सेक्शन 6 में था, सेक्शन 7 में था, तो जनरली यू कैन अज्यूम इट टू बी राइट इफ़ यू वांट टू डू सम गेस वर्क। मतलब अगर आपको कोई हिट करना है तो किसी और चीज़ के बेसिस पे वो गैम्बल करो, सेक्शन के बेसिस पे नहीं, ठीक है, ये कहना है मेरा। और दूसरा था एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ओके, अब थोड़ा जितनी भी बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एनिमल वेलफेयर। सो वुड इट बी लाइक प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी या फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? अगर दोनों में से एक चूज़ करना तो किसको करोगे? एनिमल प्रोटेक्शन। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया अगर मैं बोलूँ कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनिमल वेलफेयर की बात हो रही है, वही लॉजिक यहाँ भी लगाओ आप, ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओके, इसी लॉजिक से हमने ये देखा, ये आपको यूज आएगा गेस वर्क करने में एनवायरमेंटल गवर्नेंस और बॉडीज़ के क्वेश्चंस को, कि किसके साथ एसोसिएटेड ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद इट इज़ नॉट एम्पावर्ड टू टेक सुओ मोटो एक्शंस एंड ऑपरेटिव ओनली व्हेन अ कंप्लेंट इज फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट। हम ऐसा तो नहीं करेंगे। इतनी पावरफुल एक बॉडी बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुमो तो कैसे नहीं हो सकता। राइट, ठीक है। और स्पेशली जब एनवायरमेंट की बात हो रही है, जहाँ पर कोई भी लाइक कंप्लेन बहुत रेयरली आके करने वाला है, ठीक है। अगर हमने एनजीटी का भी प्रोविजंस देखा है तो दैट कैन ऑल्सो टेक सो मोटो नोटिस ऑफ थिंग्स। सो एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का नेचर कैसा है वो समझना है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने ये टिक किया एज माय सेट। देन इट हैज़ बीन मैंडेटेड टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स, ठीक है, फॉर इंश्योरिंग कंप्लाइंस एक्सेट्रा एंड ऑल दैट, ओके। नाउ जनरली हम ऑल वाले स्टेटमेंट्स को गलत करते हैं, राइट, बट अगर आप देखोगे मोस्टली एनवायरमेंटल गवर्नेंस के जो क्वेश्चंस हैं और टॉपिक्स हैं, इफ आई वांट टू गिव अ बॉडी द पावर राइट टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, you will notice and you will observe कि this would be correct. Yes, it has been mandated to take all necessary steps. Okay, because we're talking about environment, all necessary steps लिखा है, already qualify कर दिया उन्होंने necessary. ठीक है, तो जब आप किसी भी एनवायरमेंट बॉडी को पढ़ोगे तो ये ज़रूर ध्यान देना कौन से एक्ट में है वो, ठीक है। दूसरा, उसके पास ब्लैंकेट पावर्स है या लिमिटेड पावर्स है, राइट, एंड सुओ मोटो उसके पास पावर्स है या नहीं है, ठीक है, राइट। और एक चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे इसी में क्वेश्चन आएगा आगे, राइट, द पॉइंट इज अबाउट कि उस बॉडी का जो मेन फंक्शन है वो ब्यूरोक्रेटिक एस्पेक्ट इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी जो बॉडी होगी जनरली वो अप्रूवल नहीं देंगी, अप्रेजल देती हैं, ठीक है, अप्रूवल वुड बी डन बाय द मिनिस्ट्री, ओके, ये याद रखना है। और दूसरा, उनका काम फिनांस करना है या कंप्लायंस करवाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। CPC भी कंप्लायंस कराना है। अब अगर मैं बोलूँ कि कंप्लायंस के प्रोसेस में कैन दे इम्पोज फाइन्स, राइट, अगर कोई चीज़ कंप्लाई करवानी तो फाइन इम्पोज, चलान इम्पोज कर सकते हैं, दैट्स द पॉइंट, ओके। तो ये चीज़ याद रखनी है हमें, राइट। नेक्स्ट कम टू द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नाउ अब अगर मुझे यहाँ पर चूज़ करना है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अब मुझे बताओ ये सही होगा कि गलत होगा? क्या एक्ट होना चाहिए इसकी जगह पे? सॉरी, सही है मैम, ये बायोडायवर्सिटी के लिए तो इन्वायरमेंट ही होगा। सो लॉजिक बताओ मुझे, सही है गलत है, क्यों, क्या? बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो फिर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड और कोई आसपास एक्ट है क्या उसके? ऐसे सोचने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। देखो इन्होंने ना, मैंने ये चीज़ देखी थी, इन्होंने ऑप्शन अलग दिया हुआ है बट
दे हैव मेंशन डेफिनेटली। आपको ये वाला एक्ट याद नहीं आया जब मैंने बोला आसपास कोई एक्ट है तो दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये एक्ट किसको ध्यान नहीं आया? आसपास का मतलब क्या था? जब मैंने प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी का एग्जाम्पल दिया, क्रूएल्टी कर रहे हैं, एनिमल वेलफेयर करना पड़ेगा, तो आसपास सबसे आसपास तो ये है, ठीक है। ये लॉजिक याद रखना, कोई भी बॉडी किस एक्ट में याद करना किससे रिलेटेड है। जैसे नेशनल टाइगर टास्क फोर्स, ठीक है, अब उसको मैं किस पे बनाऊंगी, कौन से एक्ट पे बनाऊंगी? अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल एक्ट सोचना है तो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे बनाएंगे, वही लॉजिक यूज़ करना है और सही होगा। एकदम एक्सेप्शनली गलत हो जाएगा, बाकी मोस्टली सही होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बट इन्होंने यहाँ पर सही दिया हुआ है मेरे ख्याल से, इन्होंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, बट दिस इज़ नॉट राइट। ओके, दिस इज़ बायोडाइवर्सिटी एक्ट, आप चेक कर लेना, बट बायोडाइवर्सिटी एक्ट ही है वो। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट नाउ, अब देखो लैंग्वेज, दूसरी किसी भी बॉडी की जब आप आंसर कर रहे हो क्वेश्चंस को, उसका लैंग्वेज देखना है। फैसिलिटेट, ठीक है, कितना स्पेसिफिक, ओके, और कितना जनरल है ये। अगर जनरल होगा तो जनरली सही होगा, यू नो, फैसिलिटेट करवाना, राइट। मैं बोल रहा हूँ फाइन इम्पोज करना, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके रैंडमली कहीं पर भी फाइन इम्पोज कर रहा है, बट यू आर ऑल्सो फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, बट यू आर नॉट फिनेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल बोल रहे, दोनों में फ़र्क है, एक जनरल है, ब्रॉड है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? फैसिलिटेट, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ एग्जाम हॉल में ज़रूरी नहीं आपको ये पता होना चाहिए, ये आप सही टिक कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, उसका नाम ही वही है, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, राइट। देन उसके बाद इट रेगुलेट्स द एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री टू कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, रेगुलेट करता है एक्सेस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राइट। तो नेम एसोसिएशन क्लियरली विजिबल। ओके, इस टाइप की चीज़ों में आप क्या करना, जब रिविजन करोगे प्रीलिम्स के लिए, तो सिर्फ वो चीज़ याद रखना जो आपको थोड़ी ऑब्वियस नहीं लग रही होगी, बाकी ये तो आप टिक ही करोगे एग्जाम में। जनरली क्वेश्चंस को ना गेस वर्क करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ा करो, बिकॉज वहाँ 30 क्वेश्चंस के बाद ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, स्पेशली एनवायरमेंट के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम टू जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1916। अब यहाँ पर डाउट हो जाएगा 16 था 20 था क्या था? ओके, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज राइट। ओके, एंड अगर आपको लास्ट में जाके गेस वर्क करना है इन द यूपीएससी, जनरली दे डोंट टेस्ट दिस बिकॉज दे आर राइट नाउ टारगेटिंग योर एनवायरमेंटल नॉलेज। गलती मानो नहीं, सही मानना, मैं ये कह रही हूँ, सही मान के चलो। इसका एक पैटर्न है, बस मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से देखा है। आप ये समझो कि वो क्या टेस्ट करना चाहते हैं, एनवायरमेंट या डेट। ओके, अब हालांकि आपके फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 2016 और 11 में ये गलत हो जाएगा, बट मैं जनरली बोल रही हूँ, इसका इज नो लाइक फिक्स्ड, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा। ओके, ठीक है, कितनी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, देखो कोई नया रूल, कोई नया प्रोविजन आ रहा है, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ये बॉडी बहुत पुरानी है, कब बनी हुई है, उसका सिग्निफिकेंस देखो। ईपीआर एक ऐसा पावरफुल प्रोविजन है जो कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज अ लाइक मोमेंट की जहाँ पर एनवायरमेंटल गवर्नेंस एक या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज़ वाई दैट ईयर इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स एंड ईयर्स यहाँ से समझ में आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये पब्लिश करता होगा रेड डेटा बुक? क्यों नहीं? क्यों सैयद? कौन करेगा फिर ये काम? क्यों ये क्यों नहीं कर सकता? इसके पास सारा इन्फॉर्मेशन है, जूलॉजिकल सर्वे, फौना के बारे में सर्वे तो करते रहते हैं, तो एक रेड डेटा बुक बना सकते हैं, IUCN जैसा कुछ काम कर रहे हैं। इसको नहीं टिक करना तो इट वुड बी अ वेरी बैड चॉइस। आई मीन क्यों कोई इसको इग्नोर नहीं करेंगे? आप खुद सोचो, एक ऐसी बॉडी जिसके पास पूरा सर्वे का डेटा है, वो डेटा बुक बेटर बना सकती है ना, उसको पता होगा ना किसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, ये तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे टिक कर सकते हो, ठीक है, गॉट इट, राइट। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज, अब देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट, आप बताओ मुझे, थर्ड सही होगा गलत होगा? कौन बोल रहा है? चिराग, ओके, सही होगा, राइट, सही है, ठीक है। अगेन फिर से वही है, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी, इट हैज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन, तो रिपोजिटरी बना सकते हैं उसको, ठीक है। देन लेट्स कम टू एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। अब सेकेंड स्टेटमेंट सही है गलत है, वी नो द आंसर। कौन सा क्लोजेस्ट एक्ट है? ओके, तो इसलिए एटलीस्ट आपको एक्ट्स के नाम तो पता ही होने चाहिए, तभी तो आप क्लोजेस्ट सोचोगे। अब बायोडाइवर्सिटी हमें पता ही नहीं था, तुम सोचते कैसे? ओके, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जगह यहाँ पर आएगा प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी, एंड इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इज एडवाइजरी इन नेचर। दो पार्ट है यहाँ पर, दो कीवर्ड्स हैं, स्टैट्यूटरी एंड एडवाइजरी। स्टैट्यूटरी तो क्लियर है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी, एडवाइजरी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। मैंने आपको बोला ना, मोस्टली एनवायरमेंट में बॉडीज एडवाइजरी हैं, ठीक है, अप्रूवल वाली बहुत कम है, वो मिनिस्ट्री ही देती है। इवन आप अपने क्वेश्चन देखने वाले हैं एक आगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कम टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है राइट, यहाँ पर क्या क्या हमें पता होना चाहिए. आई एम कवरिंग सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक साथ ताकि आपको लॉजिक समझ में आए. ठीक है, देन विल कम टू 50. Statement, the second statement it is showing wrong. So prevention of cruelty to animal act 1962. हाँ सेकंड गलत है, गलत है. यस, वही तो मैंने बोला. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए सब लोग. ओके, सो EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? एनीवन? Impact of any project on the environment. ओके, तो ये पहले ही करना ज़रूरी होता है या बाद में भी कर सकते हैं? बाद में कर सकते हैं लेकिन. बाद में पर कर सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए. हाँ, क्योंकि यही चीज़ क्रिटिसाइज हुई थी जो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल्स राइट, दे हैव डन दिस. ओके, अप्रूवल देने के बाद भी किया है, तो ये पहला ट्रैप है. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर. सेकंड ट्रैप, सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है नेशनल बायोडाइवर्सिटी बॉडी इज द नोडल बॉडी फॉर ऑल न्यू प्रोजेक्ट EIA एप्लीकेशंस. ठीक है, ओके. डू यू रियली थिंक कि बायोडाइवर्सिटी बॉडी ये काम कर रही होगी? किसी भी एंगल से फिट भी नहीं बैठ रहा है. आई मीन, डज इट हैव द नॉलेज, डज इट हैव द मे बी यू कैन से द टेक्निकल एक्सपर्टीज फॉर डूइंग दिस? वो बायोडाइवर्सिटी के डोमेन में चीज़ों को देख रही है. यस, वेरी स्पेसिफिक डोमेन, वेरी लिमिटेड डोमेन. ठीक है, बट दिस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ वेरी ब्रॉड एरिया. ओके, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसे आपने बताया कि किसी प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे क्या हो रहा है. जनरली नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वही हम देखना चाहते हैं. ओके, तो ये कौन सी बॉडीज बेटर कर सकती है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बेटर कर सकती हैं, दे कैन सी इट बेटर राइट. ओके, ये एक चॉइस बता रही हूँ उसको रिजेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को हटाने के लिए. नाउ अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लो, दो टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी. ठीक है, राइट. कैटेगरी ए को कौन अप्रूवल्स देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, मिनिस्ट्री ही देखती है गवर्नमेंट. नहीं, अब देखो यहाँ फर्क है, एक है अप्रेजल है और एक है अप्रूवल. ठीक है, जो अप्रेजल कर रही है दैट इज एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी एट द सेंट्रल लेवल. फाइनल अप्रूवल हमेशा गवर्नमेंट देगी, मिनिस्ट्री देगी, उनकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं है. ठीक है, यहाँ पे मैम अप्रूवल की बात कर रहे हैं ना. हाँ मैं बस ऐसी बात कर रही हूँ कि कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है. ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि ऑल काइंड्स ऑफ EIA प्रोजेक्ट्स आर अप्रूव्ड और अप्रूवल इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैटेगरी बी इज इन द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, एक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है, दैट इज कैटेगरी B1 एंड B2. B1 B2 मत याद करो, बट अगर स्टेटमेंट आती है कि ऑल द प्रोजेक्ट्स हैव टू बी मैंडेटरीली रन थ्रू दिस EIA प्रोसेस, तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? ऑल आ गया इसलिए. ठीक है, ठीक है, सही है, बट लॉजिक इसका ये है कि कैटेगरी B1 और B2 कैटेगरी ए के लिए मैंडेटरी होता है, कैटेगरी B2 जो है उसके लिए नहीं होता मैंडेटरी. मतलब लास्ट में हमें याद रखना है कि सब प्रोजेक्ट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है. ओके, बट ऑल कैटेगरी ए के लिए है मैंडेटरी, B2 के लिए तो है ही नहीं, B1 के लिए है मैंडेटरी. मतलब पॉइंट है कि कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है मैंडेटरी, तो अगर ऑल आ गया तो वो गलत होगा. ठीक है, और दूसरा ऑल क्या होगा कि ऑल प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बी स्टेट गवर्नमेंट के पास है राइट. अब अगर थर्ड स्टेटमेंट में पूछो कि तो पब्लिक मस्ट बी इन्वॉल्व इन द असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट, ऑब्वियसली असेसमेंट कर रहे हैं. ठीक है, एंड सेकंड स्टेटमेंट भी इग्नोर्ड राइट. ओके, ठीक है. वैसे इट्स वेरी रेयर कि दे आर गोइंग टू आस्क यू द स्टेप बाय स्टेप, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेंस के टाइम पे देख लेना वो स्क्रीनिंग एंड ऑल दैट. हाँ, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग एंड ऑल दैट. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ. With reference to Indian Renewable Energy Development Agency Limited. Now, अब इसको आप लोग आंसर करना प्लीज. Indian Renewable Energy Development Agency Limited. ठीक है, what they are going to do now? It's a public limited government company. It's a NBFC. दोनों भी सही हो सकते हैं. Both are true. पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे बोल रहे हैं. NBFC में हर केस में नहीं हो सकती. अच्छा, NBFC सारे सेक्टर्स को, बहुत सारे सेक्टर्स को फाइनेंस करती है, जैसे बाइक वगैरह, ये सारे कार गाड़ी वगैरह. हाँ. बट ये केवल रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकती है. इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ. तो उसके लिए स्पेसिफिक भी तो एनबीएफसी हो सकती है ना. क्या क्या? जैसे स्पेसिफिक NBFCs भी तो होती हैं. अच्छा, ये पता नहीं था. नहीं होती है स्पेसिफिक NBFCs. आपने मतलब आपने देखा होगा ना एडवर्टाइजमेंट, कुछ NBFC जैसे एक कौन सी है वो, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. ठीक है, वो जनरली हाउसिंग लोन्स पे फोकस करती रहती है,
ठीक है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करती है, जो एडवर्टाइजिंग एलिमेंट होता है उसमें वो इसी एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, तो स्पेसिफिक एनबीएफसीज हो सकते हैं। NHB. हाँ, NHB दैट इज नेशनल, उसी कैटेगरी में ही आते हैं वो सारे एनबीएफसीज के। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, बट थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं इसमें। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ एक लॉजिक गेस करना है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होगा ये? मिनिस्ट्री ऑफ पावर या रिन्यूएबल? रिन्यूएबल के अंदर होना चाहिए। और कोई रिन्यूएबल के साथ जाना चाहता है? बाकी सब मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रिन्यूएबल, राइट? रिन्यूएबल एनर्जी, क्लोजेस्ट ऑप्शन इज रिन्यूएबल, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? ओके, राइट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यस, इसका सेकंड एस्पेक्ट ये है कि अब द क्वेश्चन, द ट्रैप वुड बी इट फाइनेंसेस, ठीक है, और जनरेट्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। क्या करता है ये दोनों में से? ये एनबीएफसी है, यस, तो फाइनेंस करता है, इसका जनरेशन में जीरो रोल है। ठीक है, ये याद रखनी है हमें। ओके, अब दो स्टेटमेंट्स हैं एकदम जनरल सी हैं। अगर किसी को पैसा देना है किसी को, तो उसका सोर्स डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, तो ये ऑब्वियसली आप टिक कर लेंगे, राइट? और इसमें जो सोर्स ऑफ मनी है, गवर्नमेंट बोरिंग्स भी हो सकती है, ठीक है, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, दिस कैन बी अदर टाइप्स ऑफ थिंग। वो इससे थोड़ा इकॉनमी वाला नॉलेज होगा। ओके, अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, इसमें ऑल्दो यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट रिन्यूएबल एनर्जी, बट ये एक्चुअली दो डोमेन्स को देखता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स उसको भी फिनांस करता है, एनर्जी एफिशिएंसी, ये भी लिख लो आप, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स को भी ये फिनांस करता है। ग्रीन इंफ्रा भी अगर लिखा होगा क्वेश्चन में तो सही होगा। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अब अगर लेट्स से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स कैन बी फाइनेंस्ड और IREDA कैन फैसिलिटेट फिनांसेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। सो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन, तो चूज कर लोगे, राइट? बेसिक समझ में आ गया ना कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी वाला फोकस है, राइट? ठीक है, ओके ओके, देन लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 27। ना 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ग्रीन हाउस गैस एक क्वेश्चन है जो हमने छोड़ा था पीछे 15, दूसरा आपका है ग्रीन वॉशिंग, तीसरा है जियो इंजीनियरिंग। तीनों रिलेटेड टॉपिक्स हैं, एक साथ देखते हैं। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग क्या होती है? मतलब ये कार्बन एमिट हो रहा है पर शो नहीं करना है, उसे वो कर देंगे। राइट, मतलब बेसिकली जस्ट हम एक क्लेम या ढोंग कर रहे हैं कि हम ग्रीन है बट है नहीं, दैट इज ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूँ कि ग्रीन वॉशिंग, ठीक है, किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा क्लोथिंग में आजकल सस्टेनेबल क्लोथिंग आती है, थोड़ी महंगी भी होती है वो, सस्टेनेबल क्लोथिंग, सस्टेनेबल स्लीपर्स एंड ऑल दैट, दे आर वेरी कॉस्टली। ठीक है, सो सस्टेनेबल क्या प्रूफ है, क्या सस्टेनेबिलिटी, हैव दे गिवन एनी मेट्रिक फॉर दैट कि कितना कार्बन इससे एमिट कम किया इन्होंने या कितना इन्होंने ऑफसेट किया? कोई सर्टिफिकेशन है उसमें? यही ग्रीन वॉशिंग होते हैं। बस जब बोलना विदाउट एनी प्रूफ, दैट इज ग्रीन वॉशिंग। So basically UPSC can ask also like this, that which of the following can be examples or can be incidences of greenwashing? Note it down. ठीक है, vague claims, eco-friendly, okay, that is a vague claim without metric. Then green bonds, अगर नॉन ग्रीन में जा रहे हैं तो भी वो ग्रीन वॉशिंग ही है, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड था बट ग्रीन में नहीं जा रहा है वो। ठीक है, देन यस, उसके बाद ESG रेटिंग्स सुना होगा आपने, ESG रेटिंग्स होती हैं, उसका अगर मिसयूज हो रहा है दैट इज ऑल्सो ग्रीन वॉशिंग। आपने देखा होगा ESG बॉन्ड्स आते हैं स्टॉक मार्केट में, ओके, वेयर वी कैन ट्रेड। सो अगेन किस बेसिस पे दे आर सेइंग दैट दे आर ESG बॉन्ड्स, ओके, ठीक है। देन उसके बाद कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है, नो सर्टिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो अ ग्रीन वॉशिंग एग्जाम्पल, राइट। फॉल्स लेबल्स एंड इररेलेवेंट क्लेम्स, फॉर एग्जाम्पल इररेलेवेंट क्लेम का एग्जाम्पल होगा कोई चीज़ बैन है मार्केट में, कोई केमिकल बैन है और वो लिख रहे हैं एक्स फ्री, फॉर एग्जाम्पल CFC फ्री, वो तो ऑलरेडी बैंड है, ओके, तो आप उसको कैसे फ्री करोगे, वो तो है ही नहीं मार्केट में, बैन है वो। इररेलेवेंट क्लेम्स, कोई रेलेवेंस ही नहीं है उस क्लेम का बेसिकली। ठीक है, दैट इज ऑल एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन से थोड़ा ब्रॉडर है। ठीक है, कार्बन ऑफसेट्स भी ग्रीन वॉशिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब आप खुद पोल्यूट कर लो बिकॉज यू हैव मनी नाउ, आप कार्बन क्रेडिट्स खरीद लो, राइट। अगेन ऑफसेट ट्रेड ऑफ्स, राइट, तो ये भी ग्रीन वॉशिंग का एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट, दैट इज जियो इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं हम। अब जियो इंजीनियरिंग 2 टाइप की होती है, ओके, एकदम लॉजिकल है ये, या तो कार्बन जो एक्स्ट्रा है उसको ट्रैप कर दो तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ओके, या तो सनलाइट यहाँ पर कम लाने दो ताकि ग्रीन हाउस गैसेस उतनी एब्जॉर्ब ना कर पाए, कॉन्सेंट्रेशन पे काम करो या तो ग्रीन हाउस गैसेस के, ओके, या तो जिसकी वजह से वो गर्म हो रही है, हीट अप कर रही है, वो लाइट या हीट का सोर्स ही कट कर दो, कट तो नहीं कर सकते तो मिनिमाइज कर दो,
ये होती है जियो इंजीनियरिंग। तो अगर यहाँ जो ऑप्शंस लिखे हैं उसके अलावा भी कुछ आता है तो इस तरीके से आप सोच सकते हो, इन दोनों में से कुछ एक हो रहा होगा तो जियो इंजीनियरिंग है वो। ओके, नाउ यू कैन रीड द ऑप्शंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल ट्रीज दैट पुल द CO2 को मैं हटा रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन कम कर रही हूँ। एडिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लाइम, लास्ट वाला एस्पेक्ट देखो, CO2 एब्जॉर्प्शन बाय द ओशंस, मतलब मैं एटमॉस्फेयर से हटा के ओशन में डाल रही हूँ। अगेन कार्बन कैप्चर स्टोरेज टाइप का। ओके, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैंने उसको ओशंस में स्टोर कर दिया। देन अनमैन शिप्स, इस पर कंफ्यूज इसलिए मत होना बिकॉज ये बहुत फैंसी लग रहा है सुनने में, यूजिंग अनमैन शिप्स। ओके, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लाइम टू द ओशन वाटर, उसको छोड़ देना। सेकेंड इफेक्ट पे ध्यान देना, या तो सनलाइट मिनिमाइज हो रही होगी या कार्बन एब्जॉर्प्शन करवा रहे होंगे, ये ट्रिक है। ठीक है, चारों सही है इसमें। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लाइम ये कैसे कमर्शियली वायबल है, मतलब देयर इज अ टेक्निक। क्यों, अभी आंसर टिक करने के हिसाब से सोचो बस। देखो, करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहते हैं या नहीं करते, पॉइंट ये है इस वक्त, राइट। अगर हम दूसरे प्लैनेट्स तक जा सकते हैं तो ये उनके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ओशन मैपिंग की है ना, तो लाइन स्प्रेड भी कर देंगे, क्या बड़ी चीज़ है। बट द पॉइंट इज, डू दे रियली वांट टू डू इट? एंड जियो इंजीनियरिंग इज मोर अबाउट फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी की बात होती है, इंजीनियरिंग इज ऑलवेज अबाउट फिजिबिलिटी, वाइबिलिटी। ओके, दे ऑलवेज हैव द सॉल्यूशंस, बट वाइबल कमर्शियली कितना है, टेक्निकली बात वहाँ आती है। ठीक है, राइट। देन लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इसमें हम साथ में देख लेते हैं जल्दी से। द फर्स्ट इज ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो है नेचुरली ऑकर होती है एंड आर एसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस। सही है, गलत है ये? राइट, वार्मिंग इफेक्ट, राइट। देन सेकंड इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ GHGs इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर ऑन अर्थ। दैट इज ऑल्सो राइट। उसके बाद थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है, द मोस्ट अबंडेंट, उसमें क्या गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है, मैं बता रही हूँ। यस, वेरी गुड। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनोज नहीं है, रादर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है। ओके, ठीक है, तो बस यहाँ से मेन काम की चीज़ थी पहला स्टेटमेंट कि ग्रीन हाउस गैसेज नेचुरली या इंस्टेंट वाइज गलत नहीं है, इट्स अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन दैट इज गेटिंग रॉन्ग। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे जो हमने छोड़ दिया था। लेट्स सी दिस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ हमें क्या याद रखना है, ग्रीन हाउस गैसेस के कुछ नाम पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो हमें ऐसा लगता है जो चीज़ पॉपुलर है और जिसके बारे में हमेशा बात होती रहती है कि कार्बन कम करना है, वही सबसे पावरफुल होगी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए, राइट। ऐसा नहीं है सबके। ओके, इवन मिथेन उससे ज़्यादा पावरफुल है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ज़्यादा पावरफुल है। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, फिगर्स नहीं याद रखने, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ये याद रखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 300 टाइम्स मोर पोटेंट, ये उल्टा है एक्चुअली। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड इज 300 टाइम्स मोर पोटेंट। देन वॉल्केनोज इरप्शन मोस्टली रिलीजेस नाइट्रस ऑक्साइड, इट इज मोस्टली वाइकुलर एमिशंस है। ठीक है, दिस इज फॉर सल्फर डाइऑक्साइड वोल्केनोज। ओके, then it has the second highest concentration after CO2 and methane in our atmosphere among greenhouse gases responsible for the global warming. Third highest, you can see that. Okay, तो बेसिकली इसमें ये चीज़ याद रखनी है, दिस इज UPSC का जो फोकस होता है दैट इज ऑन द थिंग्स हाई इम्पैक्ट लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम है लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, UPSC लव्स दिस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है बट इम्पैक्ट कम है। ठीक है, ये याद रखना है हमें। इसका ईयर वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 125 ईयर से कुछ काम की बात चीज़ नहीं है। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी चाहिए दैट इज दिस गैस, ओके, इट इज़ ऑल्सो एन ओजोन डिप्लीटिंग गैस। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड, बट ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कवर्ड नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है हमें। और एक और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ दैट इज, ये इसका फॉर्मूला क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड इज N2O। ओके, ये पूछ चुका है UPSC। दोस्त है NO और NO2। ओके, दे उनका इफेक्ट कूलिंग होता है, वार्मिंग में नहीं है। ठीक है, N2O इज वार्मिंग, NO एंड NO2 इज फॉर कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, बस इतना याद रखना है हमें, दैट्स इट। NO and NO2 for cooling. N2O is the warming effect. तीन कन्वेंशन से क्वेश्चन उनको एक साथ देखते हैं। लेट्स, ओके, एंड देन वी विल सी द कार्बन टैक्स, राइट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब ये बहुत फैक्चुअल है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, बस गेस वर्क कैसे कर सकते हैं दैट आई विल बी टेलिंग यू। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 17, इट सेज दैट इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस, राइट। सही है कि गलत है ये? सही है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है आपका? गलत है, और उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है। हाँ सही है वैसे।
है ना, इक्वल बट डिफरेंशिएटेड लिखा हुआ है. तो कॉमन और डिफरेंट, हाँ, यू कैन से दैट इक्वल बट डिफरेंशिएटेड, कॉमन और इक्वल तो अलग अलग चीज़ें हैं. बट कॉमन नहीं लिखा हुआ है. कॉमन है भी नहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, दैट इज इन द पेरिस एग्रीमेंट. ओके, इक्वल अगर आपने देखा होगा इसके कन्वेंशंस, इक्वल मतलब कि सबको वैल्यू उतनी ही रिड्यूस करनी होती है बट टाइमलाइन अलग अलग होती है क्योंकि किसी के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है. तो एनेक्स ए एनेक्स बी कंट्री, हाँ, इसमें एनेक्सेस होते हैं एंड टाइमलाइन अलग अलग होती है तो इक्वल कैसे हुआ? क्योंकि उनके टारगेट्स इक्वल हैं बट टाइमलाइन ज़्यादा दे दिया गया है, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है, बट अगर नहीं पता है तो ये लॉजिकली टिक कर देना है, इसको कुछ तो सोचने का नहीं है इसमें, क्योंकि वहाँ डिफरेंशिएटेड लिखा हुआ है, सिर्फ इक्वल लिखा होता तो गलत होता है. ओके, देन उसके बाद ऑल ओजोन, यहाँ पर क्या क्या है स्टेटमेंट में, दो चीज़ें हैं प्लीज़. ओके, और ओके, ये फ्लोरीन नहीं है, ये ब्रोमीन है. ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ब्रोमोकार्बन्स, या तो क्लोरीन रहता है या ब्रोमीन रहता है. फ्लोरीन अगर अकेला है, ठीक है, विदाउट क्लोरीन, तो वो ओजोन डिप्लीटिंग में नहीं काम करेगा, ये याद रख लो. ओके, कोई भी गैस का एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें सिर्फ फ्लोरीन है, ओके, देन इट माइट नॉट वर्क फॉर द ओजोन डिप्लीटिंग. क्लोरीन या ब्रोमीन होना चाहिए साथ में. ठीक है, राइट. लेट्स कम टू दिस मीनामाटा एंड देन रामसर कन्वेंशन. मीनामाटा कन्वेंशन के बारे में नाउ यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, सॉरी 3. ह्यूमन हेल्थ एनवायरमेंट फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी, यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि मर्क्यूरी के बारे में है ये. ठीक है, दैट इज राइट. देन इट एड्रेसेस द स्पेसिफिक ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लार्ज स्केल मर्क्यूरी पॉल्यूशन एंड कम्स अंडर यूएनईपी. तो क्वेश्चन इज अबाउट यूएनईपी में है कि नहीं है. ओके, तो क्या टिक करोगे आप, अगर नहीं पता है तो कर देंगे. ठीक है, सी इसका एक लॉजिक याद रख सकते हो. जनरली देखो UNFCCC अलग है, ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज मोस्टली. जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, ठीक है, या मीनामाटा कन्वेंशन के बारे में बात हो रही है. सो UNEP वुड बी योर चॉइस अगर आपको यूनाइटेड नेशंस वाली बॉडी में से कुछ चूज़ करना है तो. ओके, ठीक है, दैट्स अ वेरी ब्रॉड बॉडी बिकॉज एनवायरमेंट के बारे में बात हो रही है अगैन, राइट. फिर इंडिया इज़ अ पार्टी एंड इट रैटिफाइड इन 2018. तो इंडिया पार्टी है या नहीं, और रैटिफाई कब किया था. पार्टी तो अब इसमें कंफ्यूज है 2018 में. ठीक है, ये याद कर लो, इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है. सही है. 2018 नहीं है, ये सही है. हाँ, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट 2017 में ये फोर्स में आया था ये कन्वेंशन, और इंडिया ने नेक्स्ट ईयर ही रेटिफाई कर दिया. हम अभी देख रहे हैं ना, तो हमें वो इतना रेलेवेंट नहीं लग रहा है. ठीक है, उसके बाद एक है रामसर कन्वेंशन, इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे. ओके, रामसर कन्वेंशन के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्वेश्चन नंबर 23. रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स. ठीक है, नाउ फर्स्ट इज अबाउट इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, कॉन्जर्वेशन, वाइस यूज. व्हाट डू यू थिंक, सही है, राइट. कॉन्जर्वेशन वाइस यूज पे फोकस करता है. यहाँ पर हमारा ट्रैप ये होगा कि ये प्रोहिबिट या बैन वैन नहीं कर रहा है वेटलैंड्स के यूज़ को. ठीक है, ये याद रखना है. सेकेंड इज नाउ एक 2-3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं यूपीएससी ने, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मेंबर कंट्रीज आर ऑब्लिगेटेड टू मैनेज द वेटलैंड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ वाटरफॉल इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिस्टिंग अंडर द कन्वेंशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, क्या इंडिया की सारी वेटलैंड साइट्स रामसर की लिस्ट में है, राइट? नहीं है. नाउ अब बात ये आती है कि जो लिस्ट में है उनसे रिलेटेड इंडिया का क्या ऑब्लिगेशन है. ठीक है, तो 2 पॉइंट आप लिख लो. पहला पॉइंट, चाहे कोई वेटलैंड रामसर लिस्ट में हो या ना हो, ठीक है, इंडिया को मैनेज करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, बेसिकली इसकी लैंग्वेज है, एग्जैक्ट लैंग्वेज, वाइस यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स. अगर ये लिखा हुआ है तो सही है. ओके, अब सेकेंड स्टेटमेंट है जो साइट्स रामसर लिस्ट में है उनके लिए इंडिया के लिए मैंडेटरी है कि उसको मैनेजमेंट प्लान्स बनाने हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, आपको मैनेजमेंट प्लान बनाना है, तो ये उन साइट्स के लिए एप्लीकेबल है जो रामसर लिस्ट में है. ठीक है, थर्ड, कोई भी पार्टी अगर रामसर कन्वेंशन में अग्री करती है तो उसको एटलीस्ट अपने कंट्री का एक साइट प्रपोज करना होता है टू द रामसर लिस्ट. ठीक है, एटलीस्ट 1 साइट हैज़ टू बी प्रपोज्ड. ओके, नाउ रैपिड फायर क्वेश्चंस. इंडिया में कितनी साइट्स रामसर लिस्ट में है? 96. श्योर? 90 प्लस है, याद रख लो, 90 प्लस. 93. ठीक है, ओके. ठीक है, 96 और 93. ठीक है, आई चेक इन द मीनवाइल. और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि यस, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया? तमिलनाडु. इस पर कोई डिसएग्रीमेंट किसी का कुछ नहीं है, राइट? ठीक है, ओके. एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में वेटलैंड्स है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे गवर्नमेंट ओन्ड हो, बिकॉज वेटलैंड की डेफिनेशन ओनरशिप के बेसिस पे तो है नहीं. ओके, तो जब कोई वेटलैंड डिक्लेयर होता है रामसर लिस्ट में, तो द क्वेश्चन इज कि क्या उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट को ट्रांसफर होती है?
नहीं, ज़रूरी नहीं है, राइट? तो ये याद रखना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी गवर्नमेंट को, राइट? इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है, बताओ। फाउंडिंग मेंबर का मतलब क्या होता है? इट इज़ 96, राइट, शी वॉज करेक्ट, ठीक है। ओके, ठीक है, तो या आई वाज सेइंग कि फाउंडिंग मेंबर है या नहीं, नो आइडिया। ओके, आई थिंक मैंने बताया था लास्ट सेशन में ये चीज़। फाउंडिंग मेंबर का मतलब होता है कि जब एक्ट या कोई भी कन्वेंशन जब फोर्स में आया, जब वो बन रहा था, अडॉप्ट हो रहा था, उसी वक्त मेंबर बन रहा है। ओके, इंडिया ने इसको बहुत बाद में ज्वाइन किया है। ये जो कन्वेंशन है ये 1975 में फोर्स में आया, तो याद रखना इंडिया इज़ अ मेंबर बट नॉट अ फाउंडिंग मेंबर। हर कन्वेंशंस में ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वो फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द कन्वेंशंस जो इतने पुराने हैं, आपको सोचो ना, इंडिया में एनवायरमेंटल गवर्नेंस 1986 के बाद प्रोएक्टिव डोमेन में गई है, उसके पहले इट वॉज ऑल रिएक्टिव। ओके, तो जनरली अगर आपको लिस्ट बनानी है ऐसे कन्वेंशंस की जो उसके पहले फोर्स में आए हैं, तो इंडिया उसने बाद में ज्वाइन किया है। तो ये पैटर्न देख लेना, 86 को एक कट ऑफ लिमिट रख सकते हो, क्योंकि 86 के बाद थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट? ठीक है, ओके। एंड द थर्ड पॉइंट इज अबाउट यूनेस्को, इट सर्व्स एज अ डिपॉजिटरी फॉर द कन्वेंशन। ये आपको सिंपली याद रखना पड़ेगा, इज नो सोल्यूशन फॉर दैट, राइट? ठीक है, दिस इज डन। ओके, लेट्स कम टू द इको सेंसिटिव जोन्स। ओके, अब आई थिंक ये तो आपको अच्छे से पता चल चुका होगा, इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस पूछूंगी, राइट? ओके, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट इज़ मैंडेटरी टू स्टैब्लिश ESZs अराउंड ऑल प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड नेशनल पार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, राइट? ठीक है, तो मैंडेटरी है, ये करेक्ट है सभी चीज़ों के लिए, सारे प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या 1 किलोमीटर की बाउंड्री मैंडेटरी है या 10 किलोमीटर का मैक्सिमम बाउंड्री, राइट? लेटेस्ट जो उन्होंने बोला है उसके अकॉर्डिंग ये है कि अब यूनिफॉर्म विड्थ के बाद बात नहीं होगी, 10 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 किलोमीटर से कम भी हो सकता है, ठीक है, ये याद रखना है। थर्ड, ये कौन डिक्लेयर करता है ESZ जोन कितना होगा, कितना वाइड होगा, सेंट्रल और स्टेट? सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल बनाती है सिर्फ। अगर आपने सुना होगा अभी लेटेस्ट में केस भी, केस इज देयर, 1 मिनट मैं बताती हूँ आपको लास्ट में। उसमें क्या हो रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर इन अ टसल अगेन। स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली चाहती है कि वो छोटा हो बिकॉज बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव सीन दैट कि काफ़ी सारे मिसयूज़ हुए हैं, वायलेशंस हुए हैं, तो इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट्स बनाती है, ओके, डेटा प्रेजेंट करती है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज, ये कौन से एक्ट के अंदर इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं? यस, EPA, ठीक है, लेकिन कीवर्ड नहीं मेंशन्ड है। ESZ आर डिक्लेयर्ड अंडर दोज प्रोविजंस बट ESZ इज नॉट मेंशन्ड अंडर दैट एक्ट, ओके, ठीक है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है क्या? नहीं है मेंशन्ड, राइट? ठीक है, इसमें बस एक लास्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आप लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे, कौन सी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है वो आपको याद हो गया होगा, ओके, जस्ट टेल मी। ओके, कमर्शियल माइनिंग प्रोहिबिटेड होगी, यस, ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट? तो 3 टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, प्रोहिबिटेड, ओके, रेगुलेटेड एंड परमिटेड, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, परमिटेड जो कि कोई डैमेज नहीं लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये परमिटेड होंगे। अब मैं पूछूँ टूरिज्म, ये किस में आएगा, प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड, परमिटेड? रेगुलेटेड, राइट? टूरिज्म में अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो दे वुड गो फॉर देयर बेनिफिट्स, नॉट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, और हम प्रोहिबिट भी नहीं कर सकते बिकॉज एनवायरमेंट के लिए पैसा भी वहीं से आ रहा है, ओके, सो रेगुलेटेड। कंस्ट्रक्शन, सेम लॉजिक, रेगुलेटेड, ठीक है। रोड्स एंड पावर लाइंस, अब प्रोहिबिट तो नहीं कर सकते और परमिट भी नहीं कर सकते, तो ये याद हो गया, रेगुलेटेड में यही 3 है, ठीक है। परमिटेड में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग है एंड लोकल लाइवलीहुड्स, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एनवायरमेंट फ्रेंडली, ट्राइबल्स का लाइवलीहुड्स फॉर एग्जाम्पल। एंड प्रोहिबिटेड में 3 याद रखनी है, कमर्शियल माइनिंग ऑब्वियस, ठीक है, हाई पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नाम में ही उसके आंसर है, एंड मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। स्मॉल हाइड्रो प्रोहिबिटेड में नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। रेगुलेटेड याद रखना, तो आप बाकी चीज़ें फिल्टर आउट कर लोगे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी ने कि कौन सी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड, दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन अ प्रीवियस ईयर, राइट? ठीक है, ओके, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक हेवी मेटल्स के बारे में है और एक क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। ये देख लेते हैं क्योंकि हेवी मेटल पोल्यूशन पे यूपीएससी हैज आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ओके, एंड क्रिटिकल मिनरल्स इज इन न्यूज़, सो दे कैन आस्क इट अगेन। ओके, नाउ फर्स्ट क्रिटिकल मिनरल्स 2023 क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर वहीं से आएगा। In 2023, a committee of experts assembled by the Ministry of Mines, they released the first study ever titled Critical Minerals for India, right? Okay,
ठीक है. सो नाउ इफ आई आस्क यू कि क्रिटिकल मिनरल्स की डेफिनेशन पॉलिटिकल है या फिक्स्ड है, आई मीन इज इट वेरिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम? ओके, राइट, इट इज़ पॉलिटिकल. ये कोई केमिकल डेफिनेशन नहीं है कि कौन से क्रिटिकल मिनरल्स है, स्ट्रैटेजिक डेफिनेशन है. ठीक है, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट, और दूसरा की स्कार्सिटी है, एंड तीसरा कि इसका कंट्रोल सिर्फ कुछ कंट्रीज़ के पास है. दैट इज़ वाई दे आर क्रिटिकल, एंड फॉर द फ्यूचर ट्रांजिशंस लाइक एनर्जी ट्रांजिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज एंड ऑल दैट, ये चाहिए हमें. ओके, तो इसकी लिस्ट फिक्स नहीं है, वेरी हो सकते हैं. क्वेश्चन इसी चीज़ के बारे में कि जो इन्होंने इसमें लिस्ट निकाली उसमें कौन सा नहीं है. ओके, तो अब आपको पता होना चाहिए इस लिस्ट में कौन कौन से हैं, तो आप लिख लो. लिथियम, कोबाल्ट, निकल. यूरेनियम उसमें नहीं है, सबसे पहले लिख दो, यूरेनियम को क्रॉस कर दो. ओके, और उसके बाद जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो तीनों. देन उसके बाद लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ग्रेफाइट, टाइटेनियम, जर्मेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, गैलियम एंड मॉलिब्डेनम. कॉपर और ग्रेफाइट को क्या बोलते हैं? Copper, graphite, then rare earth elements. Then titanium, germanium, tungsten, vanadium, gallium, germanium, molybdenum. ठीक है. ओके, एक और ट्रैप हो सकता है यूपीएससी का इसमें. ऑल रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर क्रिटिकल मिनरल्स फर्स्ट. ओके, ओनली रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर क्रिटिकल मिनरल्स. ओनली वाला तो गलत है ही, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट तो आपने देख ली, उसमें रेयर अर्थ के अलावा भी बहुत सारे हैं, राइट. एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर क्रिटिकल मिनरल्स. ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड बिकॉज रेयर अर्थ भी दे हैव आस्क्ड, क्रिटिकल मिनरल्स दे कैन आस्क. ओके, ठीक है. अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, लाइक इंडिया में कौन कौन सी साइट्स पे क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह है. सो यू वांट टू नोट इट डाउन, लिखना है ये. ठीक है, इसमें एक और फैक्ट है, काबिल, ये आपने सुना होगा, खान जी, हाँ खनिज, राइट, यस. सो ये जो बॉडी है, ठीक है, ये इस चीज़ को ओवरसी करती है, क्योंकि इंडिया में कमर्शियल माइंस अभी नहीं है प्रेजेंटली फॉर दिस क्रिटिकल मिनरल्स. सो ओवरसीज माइंस का टेक ओवर करना एंड इसका ऑपरेशंस ये बॉडी करती है, काबिल. ठीक है, ये आपको याद रखना है. एंड ये बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंदर होगी? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, क्योंकि माइनिंग की बात हो रही है. ठीक है, अब इंडिया इज अ मेंबर ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, येस और नो? यस. राइट, कौन लीड करता है इसको? यूएस. वेरी गुड. ओके, वी हैव ऑल्सो साइन बायलैटरल अग्रीमेंट्स विद ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दैट. ठीक है, बट मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखना है. देन उसके बाद राइट, एक स्टेटमेंट होता है कि इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन क्रिटिकल मिनरल्स. ऑब्वियसली रॉन्ग. इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट. ओके, ठीक है. ओके, आप एक मैप बनाइए. ठीक है, मैप बन गया इंडिया का. राइट, लिथियम, JNK, ये पोटेंशियल इनकी रिजर्व्स या बेसिकली यू कैन से कि डिस्कवरीज हैं, अभी इन पे कॉमर्शियल माइनिंग नहीं हो रही है ना. लिथियम इन द JNK रीजन. ओके, देन यू कैन टॉक अबाउट इन द झारखंड, ओडिशा रीजन, वी हैव दिस निकल, ग्रेफाइट, कॉपर. ठीक है, कॉपर इज ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान. ठीक है, टंगस्टन इज ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान. एंड आई थिंक मोनाजाइट सैंड्स आप सबने सुना ही होगा ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स द केरला रीजन, दैट एस्पेक्ट. तो थोड़े बहुत नाम याद होने चाहिए ताकि कुछ एलिमिनेशन करने के लिए कुछ तो पता होना चाहिए. ठीक है, इसलिए बाकी पूरा और बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज हैवी मेटल पोल्यूशन. ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें थोड़ा हम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, अब द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट द हेवी मेटल पोल्यूशन इज ओनली ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल एंड वाटर एंड नॉट बाय एयर पोल्यूटेंट्स. लॉजिकली सोच के देखो, पहले तो हेवी मेटल होता क्या है, हेवी मेटल पोल्यूशन क्या है, वही से सोचना शुरू करो. उस स्टेटमेंट में मतलब लॉजिकली समझे तो सही होगा, गलत होगा ना, क्योंकि हैवी मेटल हैवी है तो फिर हवा में नहीं उड़ सकता. ठीक है, ओनली हैवी है. मैम मेरा मतलब है कि यहाँ पे नॉट बाय एयर पोल्यूटेंट्स लिखा हुआ है, मतलब कि अगर एक भी छोटा सा भी कुछ कर लेता है तो ये तो फिर गलत हो जाएगा. हो भी सकता है, राइट. ठीक है, देखो ये वाला लॉजिक अगर कुछ नहीं पता है तो ये लॉजिक बेस्ट है. हैवी मेटल है इसका मतलब हैवी है, ये वाला लॉजिक बिल्कुल सही नहीं है. ओके, आपको सोचो हैवी मेटल्स फॉर एग्जांपल जैसे माइनिंग हो रही है, ठीक है, आयरन की माइनिंग हो रही है, लेट्स से बॉक्साइट माइनिंग हो रही है. अब अगर मैं बोलूँ जब माइनिंग होती है तो जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं या उसमें और जो मेटल्स हैं, क्या वो हवा में नहीं जा सकते?
तो फिर ओके लीचिंग हमने सुना है कि पानी के साथ लीच हो रहा है, ठीक है। दूसरा आप क्यों, एयरबॉर्न भी तो हो सकते हैं, दे कैन स्प्रेड ड्यूरिंग द माइनिंग प्रोसेस। volcanic eruptions. इरप्शंस में हाँ इरप्शंस में भी जा सकते हो राइट, अगर नेचुरली हो रहा है तो, बट एयर कैन बी अ मीडियम, मतलब वी डू नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग लॉजिक कि क्यों नहीं हो सकता, ओके ठीक है। तो फर्स्ट दैट इज नॉट बाय एयर पोल्यूटेंट्स, दिस इज रॉन्ग। हैवी मेटल पोल्यूशन कोई भी हो, ठीक है, इट कैन बी, यहाँ ओनली लिखा हुआ है, अगर लिखेगा कैन बी ट्रांसमिटेड बाय सॉइल वाटर एंड एयर तो वो सही होगा, ठीक है राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट इज दे रिमेन इन द एनवायरमेंट एंड कैन बायो एक्यूमुलेट इन फूड चेन्स। अब आपका हैवी वाला लॉजिक आप लगा के इसको टिक कर सकते हो, ठीक है, कि दे रिमेन इन द एनवायरमेंट एंड रिमेन है तो बायो एक्यूमुलेट हो जाएगा, ओके। देन उसके बाद आर्सेनिक इज द मोस्ट प्रेवलेंट हैवी मेटल्स कंटामिनेंट्स डिटेक्टेड इन इंडियन वाटरवेज, ठीक है राइट सही है। अब इससे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लो, कौन कौन से हैवी मेटल्स हैं। यूपीएससी ने 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हैवी मेटल्स, पहला एस्पेक्ट। सो फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम, लेड, क्रोमियम, ठीक है, दिस मच इन्फॉर्मेशन इज इनफ, इतना याद रख सकते हैं आप, ओके ये आपके हेवी मेटल्स हैं। नाउ एक क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, इथाइटाइडिसीज, मीना माता एंड ऑल ना, ये सारी इसी से रिलेटेड है, ओके। हेवी मेटल का जब पोल्यूशन होता है, कंटामिनेशन, एंड व्हेन दैट इज लेट्स से कि वो फूड के फॉर्म में या वाटर के फॉर्म में व्हेन इट इज गोइंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, तो ये इफेक्ट्स दिखते हैं। तो अब एक काम करो कि हेवी मेटल्स जो लिखा है उसके सामने उसका इफेक्ट लिख लो, क्योंकि यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा है इफेक्ट के बारे में, ठीक है, सोर्सेज पे कम पूछा है। सो आर्सेनिक से बेसिकली कैंसर, स्किन कैंसर, आर्सेनोसिस। लेड पोल्यूशन से इरिवर्सिबल न्यूरल डैमेज, सॉरी न्यूरोलॉजिकल डैमेज, 2018 में दे हैव आस्क्ड इट्स, ओके, न्यूरोटॉक्सिसिटी से रिलेटेड है बेसिकली। तो अगर मैं बोलूँ लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगी इससे, तो सही है, गलत होगा, सही होगा राइट, ठीक है। मर्करी पोल्यूशन के बारे में HG दैट इज मीना माता, ठीक है। और दूसरा बायो मैग्निफिकेशन, फिशेस के फॉर्म में आपने देखा होगा, ये बीच में लाइक दे वर गोइंग द रेड्स एंड ऑल, मर्करी वाज फाइंड इन दैट राइट। सो बायो मैग्निफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है कैडमियम, इथाइटाई, ठीक है, बोन डीमिनरलाइजेशन, दिस हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी, ओके। देन उसके बाद है क्रोमियम, कैंसर राइट, बट दिस इज नॉट ए स्पेसिफिक कैंसर। और अगर एक और इन्फॉर्मेशन लिखनी है लिख लो, वैसे आर्सेनिक जनरली वाटर के थ्रू, ओके, इट इज गोइंग टू द बॉडी, वाटर स्पेशली आर्सेनिक ना। अब इसमें यूपीएससी ने पूछा था ये नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है, कहीं कहीं पर नेचुरली भी वाटर में आर्सेनिक होता है, ओके, तो नेचुरली भी हो सकता है। ये याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ गोइंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो गया है, ठीक है। देन उसके बाद सॉइल में कैडमियम एंड लेड, एंड मर्क्यूरी में फूड चेन आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। ये बायोडिग्रेडेबल होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, ऑब्वियसली है ना, ठीक है, ये याद रखना है राइट, ठीक है। सो वी आर डन विद दीज क्वेश्चंस ओवर हियर। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। क्या होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट? फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है इसमें, दैट इट इज़ द मॉडल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज आर इन्वॉल्व इन, ऑब्वियस सी बात है, जॉइंट है तो प्लानिंग में इन्वॉल्व ही होंगे। अब स्टैट्यूटरी प्रोग्राम अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस आया मेरे ख्याल से। पोस्ट इंडिपेंडेंसी आया राइट। अगर ये 1986 के बाद वाली चीज़ें हैं, 1986 के पहले 2 चीज़ें थी, रिएक्टिव गवर्नेंस, एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड नो इंक्लूजन ऑफ लोकल्स। जो भी करेगी गवर्नमेंट सोचेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। 1986 के बाद इट इज़ प्रोएक्टिवनेस एंड पीपल, 2 पीस, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी प्रोग्राम, ये इनफैक्ट जैसे मयंक ने बोला इट केम आफ्टर 1986, ओके। सो ये लॉजिक लगा सकते थे आप, और ये कोई स्टैट्यूटरी प्रोग्राम नहीं है, आप खुद सोचो। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, डू यू रियली थिंक वो इसको स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बनाएंगे? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में वो पब्लिक कंसल्टेशन नहीं लेना चाहते हैं, ओके। दे डू इट एट सो लास्ट कि कोई रेलेवेंस ही नहीं होता उसका, पूरी रिपोर्ट्स बन चुकी होती है, लास्ट में होता है और उसके जस्ट बाद अप्रेजल होता है। एंड वो भी आपने आई थिंक मेंस में पढ़ा होगा ना, उसको पब्लिश कराना होता है कि पब्लिक कंसल्टेशन है, तो वो ऐसे न्यूज़पेपर्स में कराते हैं जो लोग ही नहीं पढ़ते, ताकि कोई आ ना जाए, तो ये कभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये लॉजिक भी आप लगा सकते थे, ओके, ठीक है। ये जियो इंजीनियरिंग इज डन राइट, ठीक है, 22, अच्छा, ओके, राइट, यस। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर राइट। नाउ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आई थिंक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया, ओके, नो टिलाज, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। एनवायरमेंट एग्रीकल्चर कॉम्बिनेशन यू कैन से राइट, ओके। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि
कॉन्सेप्ट कितना जनरल है और कितना स्पेसिफिक है. ओके जैसे यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. व्हाट डज इट मीन कि ये एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, दिस हैज बीन गिवन बाय एफएओ. ओके अब कोई कॉन्सेप्ट अगर कोई साइंटिस्ट जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हर चीज़ नहीं आती उसके अंदर. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग व्हाट डज इट मीन कि कोई एक्सटर्नल इनपुट्स नहीं है. राइट, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मतलब केमिकल रेसिड्यूज नहीं है. ऑर्गेनिक फार्मिंग की अलग डेफिनेशन है. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की डेफिनेशन ठीक है सुभाष पालेकर के अकॉर्डिंग है. सो बेसिकली जब ये स्पेसिफिक हो जाएगा तो आपको याद रखना है टिक करने के लिए सारा सही है क्योंकि स्टेटमेंट सारी सही लग रही है, कॉन्जर्वेशन जैसा ही लग रहा है. अगर मैं कुछ कॉन्जर्वेशन की बात करूँ तो मोनोकल्चर अवॉइड करूँगी. राइट, उसके बाद मिनिमम टिलाज मतलब सॉइल को मिनिमल डिस्टर्बेंस करूँगी. देन उसके बाद मैं प्लांटेशन क्रॉप्स, क्योंकि हमने सुना है प्लांटेशन क्रॉप्स इज लाइक मोनोकल्चर क्रॉपिंग, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होते हैं. तो स्टेटमेंट सारी सही है फैक्चुअली, बट क्योंकि क्वेश्चन एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में है तो इसका जो आंसर है वो 2 है, 4 है एंड 5 है. ठीक है, दिस इज द 3 मेन पॉइंट्स ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. सो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि वो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है या इन जनरल पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. ओके, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का वो किसने दिया था? FAO. लेट्स कम टू दीज हेवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स. ठीक है, ओके क्या क्या हो सकता है इससे पॉसिबिलिटी? लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल सही होगा है ना, क्योंकि सैंड ही नहीं है तो रिचार्ज कम होने लगेगा. लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल. राइट, पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर. हाँ, क्योंकि कोई चीज़ अगर होती है कि कोई चीज़ ख़राब है और अगर मैं उसको डाइल्यूट करूँ तो वो जो चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट वो कम हो जाएगा. बट यहाँ तो डाइल्यूशन भी कम हो रहा है क्योंकि रिचार्जिंग नहीं हो रही है. पोल्यूशन ऑफ द ग्राउंड वाटर. ठीक है, देन इज डिक्रीज्ड सैलिनिटी इन द रिवर. राइट, रॉन्ग है, सैलिनिटी बढ़ जाएगी. इनफैक्ट आपने पढ़ा होगा ना एक सी वाटर इंग्रेस, अगर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है सो सैंड जो एज अ बैरियर की तरह काम कर रहा था, स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज मोर सी वाटर वुड बी इंट्रूजिंग इनटू दैट एरिया, तो सैलिनिटी बढ़ेगी. ठीक है, राइट. उसके बाद एक क्वेश्चन है दिस वन, कार्बन टैक्स इज देयर. राइट, ठीक है, ये हमने कर लिया. राइट, ओके दिस क्वेश्चन इज लेफ्ट. कार्बन टैक्स ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आई थिंक वन ऑफ द करंट अफेयर सेशन में आप लोगों ने एक पैट स्कीम के बारे में पढ़ा होगा, है ना. ठीक है, बताओ क्या होता है पैट स्कीम? कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन बड़े पुराना है क्योंकि यूपीएससी ट्रैप कर सकता है. अब एक सिंपल स्टेटमेंट में बोलती हूँ कि पैट इज़ अ फॉर्मेट और पैट इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ कार्बन टैक्स. तो ये सही होगा गलत होगा? गलत होगा, क्योंकि यही समझाना चाह रही हूँ मैं. पैट इज़ नॉट अबाउट कार्बन, याद रखना है. ट्रैप, पैट इज़ नॉट अबाउट कार्बन. परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, इट इज़ अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी. ठीक है, जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है जैसे फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, ओके उनको कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं. दे हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट. इफ दे अचीव दोज टारगेट्स तो वो ट्रेड कर सकते हैं उस चीज़ को. तो वो एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, कार्बन के बारे में बिल्कुल नहीं है. एंड कार्बन टैक्स क्लियरली सजेस्ट कार्बन के बारे में है. ओके, नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि जो कार्बन बर्न होगा ना उसी पे ही टैक्स होगा. ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी इज देयर, ठीक है, जो प्लास्टिक बना रही है, प्लास्टिक में भी कार्बन का एलिमेंट है, बट कार्बन टैक्स उस पर नहीं लगेगा. कार्बन टैक्स अभी की जो प्रेजेंट प्रोविजन है मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ. लॉजिक पे मत जाना क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट के हाथ में होता है किस पे लगाना है किस पे नहीं. सो अनटिल एंड अनलेस समथिंग इज नॉट बर्न्ड उसके ऊपर कार्बन टैक्स वो नहीं लगाते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यस, yes. A carbon tax is also referred to as a form of carbon pricing, okay, where fixed price is set by the government for the carbon emissions. What do you think? एक कार्बन ट्रेडिंग भी होती है ना, उसमें क्या होता है? कार्बन एमिशंस को ट्रेड कर सकता है. मतलब बेसिकली कितने एमिशंस आपने कम किए, यू हैड दैट गैप नाउ, वो आप किसी और को दे सकते हो. राइट, ठीक है. सो कार्बन टैक्स इज ऑल्सो रेफर टू एज अ फॉर्म ऑफ कार्बन प्राइसिंग ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. ओके, ये सही है, कार्बन प्राइसिंग की तरह है, कितने एमिशंस हो रहे हैं, ओके दे आर प्राइसिंग इट. अगर यहाँ पर पैट लिखा होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है. पैट इज नॉट अबाउट कार्बन, इट्स अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी. अगर एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में तो इसको कौन ओवरसी कर रहा होगा? कौन सी मिनिस्ट्री? क्लोजेस्ट ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. एनर्जी एफिशिएंसी कोल के एसोसिएट नहीं हो सकती. मैंने अभी बताया परफॉर्म, अचीव, ट्रेड कार्बन के बारे में है ही नहीं, एफिशिएंसी के बारे में. सो इट कैन बी रिन्यूएबल ऑल्सो, इट कैन बी कोल ऑल्सो. मिनिस्ट्री ऑफ पावर, राइट, एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज लुकिंग आफ्टर दैट. जो सर्टिफिकेशंस होते हैं एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट वो ओवरसी करती है. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर
दैट यू हैव टू एसोसिएट। एनर्जी एफिशिएंसी जहाँ भी आएगा याद रखना वो ब्लैंकेट है, चाहे वो रिन्यूएबल हो या कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल। सो इसलिए पावर के पास चला गया, रिन्यूएबल सिर्फ रिन्यूएबल वाले जाएंगे, ठीक है, इसे आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। आई थिंक वी हैव सीन ऑल द क्वेश्चंस ना। I think just 19 national ओके दैट मैपिंग क्वेश्चन आई गेस, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी के लिए मैं छोड़ रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल सम लॉजिक आउट ऑफ इट। हम एक काम करेंगे, एक क्लास में नेशनल पार्क थ्रू मैप्स देखेंगे, बिकॉज इसमें सिंपली इसको याद करना पड़ेगा अगर हम उस तरीके से देखेंगे, बट अगर आप मैपिंग करके इसको समझोगे तो यू कैन गेट मोर आइडिया आउट ऑफ इट। सो आई टेल यू दिस इन नेक्स्ट सेशन थ्रू अ प्रॉपर मैप, ठीक है, राइट। सो आई थिंक आई एम डन।